जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? तैयारी शुरू कर दी पेपर की? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं मैम मैम, आप आवाज ठीक? बहुत कम आ रही है। आवाज़ बहुत कम आ रही है। सैफ, आपको भी कम आ रही है कि सबको कम आ रही है, या रिदा को कम आ रही है? मैम मुझे तो ठीक आ रही है। रिदा देखिए, फिर अपने स्पीकर वगैरह को देखिए बेटा, मैं तो सही बोल रही हूँ। ओके बेटा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फाइटोक्रोम का, और उसमें से हमने फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रोपिन पे मुश्तमिल है चैप्टर, और उसमें से हमने फाइटोक्रोम ख़त्म कर लिया था। और आज हम उसके जो रेस्ट पार्ट है, क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन, उनके बारे में देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और उनकी सिग्नलिंग जो है वो कैसे होती है। स्क्रीन शेयर हो गया आपके साथ? जी मैम। ओके। ओवरऑल ये जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन, और उसके साथ जो है आप कह लें कि कुछ और प्रोटीन हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो है वो भी आप कह लें कि रिस्पॉन्ड करती, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करती, खैर उसको वो तो अलग प्रोटीन बन जाती है, लेकिन ब्लू लाइट को ही अब्जॉर्ब करने वाली प्रोटीन जो है क्रिप्टोक्रोम फाइटोक्रोम के अलावा ये ट्यूब भी हैं जो कि ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो ओवरऑल ये तमाम आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनके इंटरेक्शन से जो है मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं जो कि ब्लू लाइट के रिस्पॉन्सेज हैं वो टेक्स प्लेस होते हैं। और सिग्नलिंग में भी फिर इनका जो अगर काम करने का तरीक़ाकार देखें तो वो भी तकरीबन सेम है, जबकि यूवी का जो है, यूवीबी में जो इन्वॉल्व है आप कह लें कि फोटो रिसेप्टर, उनका इनसे डिफरेंट है। यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेटर प्रोटीन जो है वो काम करती है, और वहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेटर प्रोटीन जो है वो काम करती है। तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज को हायर प्लांट्स में अल्जी, फर्न्स, फंजाई, प्रोकैरियोट्स, इन सब में देखा गया है। और कलेक्टिवली अगर आप इसको देखें कि कौन कौन से रिस्पॉन्सेज जो हैं वो जो है वो रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कर सकते हैं। उनमें एनाइन अपटेक अल्जी में देखी गई है, इनहिबिशन ऑफ द सीडलिंग हाइड्रोकोटाइल एलोंगेशन प्लांट्स में देखी गई है, स्टिमुलेशन ऑफ द क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड सिंथेसिस, एक्टिवेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन। मोटाइल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसा कि कुछ अल्जी और बैक्टीरिया हैं, उनमें ब्लू लाइट जो है वो मीडिएट करती है फोटोटैक्सिस, यानी कि लाइट के रिस्पॉन्स में उनकी जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो भी लाइट की तरफ जो होती है, इसको फोटोटैक्सिस बोलते हैं। तो ये दैट्स बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट को सेंस करके जो है वो मूवमेंट करते हैं। ब्लू लाइट आल्सो स्टिमुलेट द इन्फेक्शन प्रोसेस इन बैक्टीरिया, जैसे कि एनिमल पैथोजन, ब्रुसिला अबॉर्टस की एग्जांपल है इसमें। एंड सम ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज were also introduced in relation to photosynthesis, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट है, सोलर ट्रैकिंग है, एंड स्टोमेटल ओपनिंग को कहा जाता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट। ओके, सेवरल की ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज जिनमें फोटोब्लास्टी, फोटोट्रोपिज्म, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ये जो तीनों हैं कैटेगरीज, इनको हम सीड जर्मिनेशन और सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट जब हमने पढ़ी थी उनमें काफ़ी जगहों पे जो है आप इसका रोल जो है वो देखते हैं। 3 डिस्टिंक्ट फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि ब्लू लाइट को और या यूवीए या ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि 320 से लेकर 500 नैनोमीटर की रेंज तक। पहला जो कि नाम आपको पता है, क्रिप्टोक्रोम्स, जिनको CRY क्राई से रिप्रेजेंट करते हैं, फोटोट्रोपिन्स जिनको FOPHOTS से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्ट्स से, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अनदर न्यूली डिस्कवर्ड प्रोटीन फैमिली जिसको हम कहते हैं जिटल्यूब, और जिसको ZTL फैमिली ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, ये भी डिस्कवर हुई है कि ये भी ब्लू लाइट के रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व है। क्रिप्टोक्रोम जो है ये फाइटोक्रोम की तरह ही रोल प्ले करते हैं, और मेजर रेगुलेटरी रोल्स जो हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस में इनमें उनका रोल है। फोटोट्रोपिन जो है
ये these are involved in directing the organ, chloroplast, nuclear movement, solar tracking, stomatal opening. इसमें आप देखेंगे कि इसमें इसका रोल है जिप लूप जो है इनके बारे में कहा गया कि these participate in the control of circadian clock लेकिन एंड फ्लावरिंग। लेकिन आगे जाके आप देखेंगे कि circadian clock में जो है वो क्रिप्टोक्रोम का भी रोल है और फोटोट्रोपिन्स का भी रोल है। ओवरऑल यू कैन से कि जो फास्ट रिस्पॉन्सेज है ना जो ब्लू लाइट की वजह से होते हैं वो फोटोट्रोपिन्स करवाते हैं, और जो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज है यानी जिनका असर काफ़ी देर तक रहता है और जो है वो परसिस्ट करता है वो क्रिप्टोक्रोम की वजह से जो है वो होगा। वो ये आगे आप देखेंगे भी इसके बारे में। ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज की करेक्टरिस्टिक काइनेटिक्स होती है और लैग टाइम होता है। जैसे आपने लैग टाइम एंड एस्केप टाइम जो है वो फाइटोट्रोम्स में भी आपने देखा था, इसी तरीके से ब्लू लाइट का भी लैग टाइम होता है कि यानी कि वो टाइम पीरियड की जिसके अंदर ब्लू लाइट जब मिलती है उससे लेकर और उसके बाद जो है आप कहने के रिस्पॉन्स आने तक का जो टाइम है दिस इज लैग टाइम। तो सिग्निफिकेंट लैग टाइम वेरिएशन तो इसमें हो सकती है शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक, जस्ट लाइक द फाइटोक्रोम। जैसे उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ रिस्पॉन्सेज जो हैं दोज आर वेरी फास्ट और कुछ जो हैं उनको ज़रा टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, मिनट्स भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं। तो टाइम जो है वो डिपेंड कर सकता है कि किस तरह के रिस्पॉन्स की हम जो है अंडर डिस्कशन है। ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज को रिलेटिवली आप कह लें कि रैपिड कंपेयर्ड विद द फोटोमॉर्फोजेनेसिस चेंजेस, उनमें ये मतलब इनको ज़्यादा आप कह लें कि कंपेयर किया गया है इसको। और हाउएवर इन कंट्रोल टू टिपिकल फोटोसिंथेटिक जो रिस्पॉन्सेज हैं जो फुली एक्टिवेटेड होते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली आफ्टर अ लाइट और सिग्नल, तो उसके बाद जो है जैसे ही लाइट चली जाती है ना तो फोटोसिंथेसिस को आप देखते हैं कि उसका रेट जो है ड्रॉप हो जाता है। लेकिन ब्लू लाइट का ऐसा नहीं है। ब्लू लाइट जो है एक तो ये कि हो सकता है थोड़ा टाइम भी ले, रिलेटिवली थोड़ा टाइम ज्यादा ले, रैपिड भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वेरिएशन है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की तरह ये बिल्कुल लाइट के जस्ट ऑफ होने से बिल्कुल इनका रेट फौरन से ड्रॉप नहीं हो जाता, बल्कि ये रिस्पॉन्स जो है अगर ब्लू लाइट को ऑफ भी आप कर दें या ब्लू लाइट को देना बंद भी कर दें, मतलब इम्पल्स से भी आप काम चला सकते हैं। इम्पल्स भी जो है वो अपने काम कर जाता है ब्लू लाइट का और उसके बाद काफी देर तक रिस्पॉन्स जो है वो परसिस्ट करता है इसका। फॉर एग्जाम्पल ब्लू लाइट वो कहते हैं कि इंड्यूस करता है डिक्रीज इन ग्रोथ रेट एंड ट्रांजिएंट मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन इन इटियोलेटेड कुकम्बर सीडलिंग ओनली आफ्टर अ लैग टाइम ऑफ 25 सेकेंड्स के बाद वो शुरू हो जाता है, लेकिन वो परसिस्ट भी करता है उसके बाद। ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस की तरह लाइट ऑफ तो फोटोसिंथेसिस भी ड्रॉप। ये उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप ऊपर जो है ये ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट किया गया है और यू कैन से हियर कि यहाँ पे जो है ब्लू लाइट जो है वो ऑन की गई थी इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद आप देखें सक्सेसिवली डिक्रीज इन ग्रोथ रेट यू कैन ऑब्जर्व हियर इन द ग्राफ। और उसके साथ ही दूसरा जो करेक्टर पैरामीटर जो है वो दिखाया गया दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंसेस। और ये भी ब्लू लाइट का जब इम्पल्स दिया गया तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंसेस जो थे वो पीक पे चले गए और उसके बाद आहिस्ता 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 जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। उसके साथ ही एक और प्रेजेंटेशन है जो कि विसिया फैबा में दिखाई गई है, जिनमें सस्पेंशन मीडियम ऑफ द गार्ड सेल्स प्रोटोप्लास्ट जो है उसको ब्लू लाइट जो है वो दी गई है और 30 सेकेंड्स पल्स जो है वो देने के बाद ब्लू लाइट का देने के बाद दिया है इसमें। और इसमें देखा गया है कि एसिडिफिकेशन जो है रिजल्ट होती है फ्रॉम द स्टिमुलेशन ऑफ द HATPase, यानी कि ब्लू लाइट HATPase को स्टिमुलेट करती है। और आप तो जानते हैं कि HATPase जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइजेशन और हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट करवाता है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन भी हो सकती है और डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे उनका टाइम जो बताया गया है 5 सेकंड का जब उसको इम्पल्स दिया गया, 10 का, 50 का एंड 500 का। और उसी हिसाब से जो pH है वो भी ये नीचे की तरफ आप देखिए मोर एसिडिक होता जा रहा है। 5 सेकंड का पल्स दिया थोड़ी pH एसिडिक हुई, 10 का दिया थोड़ी और नीचे की तरफ आ गया ना ग्राफ, थोड़ी और एसिडिक हो गई कि ऊपर की तरफ बेसिक है और नीचे की तरफ एसिडिक पीएच को रिप्रेजेंट किया गया है। 50 पे और ज़्यादा पीएच जो है वो ड्रॉप हो गई है और 500 पे बहुत ज़्यादा पीएच जो है वो एसिडिक हो गई है। तो इस तरीके से ब्लू लाइट की वजह से उन्होंने देखा कि ये जो HATPase है ये ज़्यादा काम करता है इसके रिस्पॉन्स में और हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा मूव करवाता है, जिसकी वजह से फिर आप यूँ कह लें कि जो उसका मीडियम है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ब्लू लाइट जो है वो परसिस्ट करती है, ये बात मैं आपको पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें रोल जो है वो HATPase करता है। HATPase को आपने देखा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये ट्रिगर होता है, लेकिन इसको भी एक्सपेरिमेंट से साबित किया गया है कि HATPase जो है वो ब्लू लाइट से भी बहुत आप कह लें कि सेंसिटिव है।
This persistence of the blue light response after the pulse can be explained by the photochemical cycle, जिसमें आप देखते हैं कि जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है फोटोरिसेप्टर की, जो कि ब्लू लाइट से एक्टिव होती है, वो स्लोली रिवर्ट होती है टू द इनएक्टिव फॉर्म। तो जितनी देर तक वो रिवर्ट नहीं हो जाती तब तक ब्लू लाइट का रिस्पॉन्स जो है वो आता रहता है, मतलब उसका टाइम वो ज्यादा लेती है रिवर्ट होने के लिए, बजाय इसके कि जैसे ही लाइट बंद हो तो वो फौरन से रिवर्स नहीं होती। In the case of phototropins, this cycle appears to involve 4 main processes. Number 1 पे केस रिसेप्टर डीफॉलर, मतलब उसमें फोटोट्रोपिन के केस में ब्लू लाइट को जो है उसके स्टेप्स बताए हैं। तो देखिए कि क्या क्या इसमें होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि रिसेप्टर डी फास्फोराइलेशन होती है बाय प्रोटीन फास्फेटेजेस, और उसके बाद फिर ब्रेकिंग द कोवलेंट कार्बन सल्फर बॉन्ड, जो कि जिसकी वजह से उनका ब्रिज बना होता है, वो ब्रेक होता है। फिर डिसोसिएशन ऑफ द रिसेप्टर होती है फ्रॉम इट्स टारगेट मॉलिक्यूल, एंड देन डार्क रिवर्जन ऑफ द लाइट ड्रिवन कन्फर्मेशन चेंजेस होती हैं। तो इस ये जो इतने सारे स्टेप्स हैं, इनमें भी वो कह रहा है कि काफी टाइम लेता है। दैट इज वाई आफ्टर की ब्लू लाइट आप रिमूव भी कर दें उसका सोर्स, फिर भी उस वो जो है रिस्पॉन्स जो है वो काफी देर तक जो है वो आता रहता है। ये 4 स्टेप्स होने में वो it's time taking. The rate of the decay of the response to a blue light pulse would thus depends on the time course of the reversion of the active form of the photoreceptor back to its inactive form. नाउ प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोक्रोम को भी जस्ट लाइक फाइटोक्रोम हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर का कौन सा हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्रोमोफोर के साथ अटैच होता है, किस तरीके से उसमें चेंजेस आती हैं। तो ओवरऑल अगर आप क्रिप्टोक्रोम को देखें तो क्रिप्टोक्रोम को कहा जाता है कि दीज आर ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स, दोज मीडिएट सेवरल ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज, जिनमें आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन ऑफ द हाइपोकोटाइल इलोंगेशन भी आ जाएगा, प्रमोशन ऑफ द कॉटिलियन एक्सपेंशन भी आ जाएगा, मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन भी है, इनहिबिशन ऑफ द पेटियोल इलोंगेशन भी है, एंथोसायनिन की प्रोडक्शन भी कहते हैं इसकी वजह से होती है, सर्केडियन रिदम भी क्रिप्टोक्रोम की वजह से होता है। क्रिप्टोक्रोम को CR1 जो है इसमें इसका जो आप कह लें कि ओरिजिनली आइडेंटिफाइड हुआ था पहले रैप्टोप्सिस में, लेकिन अब तक 3 तरह के क्रिप्टोक्रोम जो है वो CRY1, 2 and 3 जो है वो डिस्कवर हो चुकी है। Using the genetic screen for the mutants, those hypocotyl were elongated when grown in white light because they lacked light stimulated inhibition of the hypocotyl elongation. तो first of all CRY1 जो था वो डिस्कवर हुआ था। Further analysis showed that long hypocotyl phenotype of one of the mutant HY4, जिसका बार बार जिक्र आएगा, this mutant was specific to blue light inhibition of the hypocotyl elongation, और that is the hypocotyl elongation was still inhibited by red light in the HY4। तो इससे हमें पता चला कि this is not the only reason, यानी क्राई जो है 1 is not the only reason जो कि HY4 म्यूटेंट में जो है वो आप कह लें कि उनमें इनहिबिशन करवा रहा था हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रेड लाइट में वो क्यों इनहिबिट होती है उसकी जो है, क्योंकि क्रिप्टोक्रोम जो है ये तो सिर्फ ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। क्रिप्टोक्रोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म ब्लू लाइट इंड्यूस्ड इनहिबिशन ऑफ द हाइपोकोटाइल, व्हाइल फोटोट्रोपिन का मैंने आपको बताया था कि दे आर रैपिड इनहिबिटरी रिस्पॉन्स में ये टेक पार्ट करते हैं। इसके अलावा HY4 जीन जो कि इनकोड है करता है एक 75 किलो डेल्टा प्रोटीन को। दिस आल्सो शो अ सिग्निफिकेंट सीक्वेंस होमोलॉजी विद द बैक्टीरियल फोटोलाइएज। बैक्टीरियल फोटोलाइएज को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है फाइटोक्रोम के स्ट्रक्चर के हवाले से, और हमने बात की हुई है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो फाइटोक्रोम से मिलता जुलता है, और उसमें कुछ वेरिएशंस वगैरह भी हमने डिस्कस की थी। तो इसको भी हम उसके साथ ही कंपेयर करेंगे, बिकॉज इसकी सीक्वेंस होमोलॉजी है HY4 की, जैसे म्यूटेंट की सीक्वेंस होमोलॉजी है प्रोटीन की विद द फोटोलाइएज। फोटोलाइएज को जो बैक्टीरिया में पहले भी हमने बताया भी, बात की भी इसके बारे में कि बैक्टीरिया में ये एक्टिवेटेड एंजाइम के तौर पे काम करता है, जो कि रिपेयर करता है पायरिमिडिन डायमर, यानी कि DNA की आप कह लें कि रिपेयर में काम करता है। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में उनका एक्सपोजर मिलता है तो उनमें DNA में जो है वो अगर ब्रेकेज आ जाती है तो उनको ये रिपेयर करेगा। सो इन व्यू ऑफ दिस सीक्वेंस सिमिलैरिटी HY4 प्रोटीन जो है लेटर नेम्ड एज CRY1 वाज प्रपोज्ड टू बी ब्लू लाइट फोटोरिसेप्टर, और बाद में फिर देखा गया कि ये स्टेम इलोंगेशन में जो है इसका रोल है। क्रिप्टोक्रोम however show no photolysase activity, जैसा एक्चुअली जो फोटोलाइज जिसके साथ इसकी सीक्वेंस होमोलॉजी है
वैसा तो ये नहीं करता, डीएनए को रिपेयर करने का काम तो ये नहीं करता, लेकिन इसने दूसरे जो ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज हैं उनको जो है ये परफॉर्म करता है। इसके बाद फिर बाद में क्रिप्टोक्रोम को देखा गया कि ये दूसरे ऑर्गन, पहले तो सिर्फ इसी में इसको ऑब्जर्व किया गया था, तो बाद में इसको फिर ह्यूमन बीइंग में भी देखा गया, साइनोबैक्टीरिया में भी इसको स्टडी किया गया, फर्न्स, अल्जी, फ्रूट फ्लाइज, माइस, इन सब में देखा गया है कि ब्लू लाइट को ये सेंस करते हैं क्रिप्टोक्रोम, और इन ऑर्गेनिजम्स में भी ये पाए जाते हैं। एज आई टोल्ड यू, इसके 3 जो आप कह लें कि जीन्स और इसी की फिर ज़ाहिर है इसी की प्रोटीन तो जो है वो अब तक जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनमें अरेबिडोप्सिस में 3 तरह के क्रिप्टोक्रोम है, क्राई 1, 2 एंड 3। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में जो है 2 पार्ट हैं, एक जो कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से का हिस्सा है, और दूसरा जो कि टेरिन है, टेरिन का डेरिवेटिव है, और यहाँ पे उसका नाम है 510 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, यानी कि MTHF का नाम अगर आप सुने तो वो 510 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, जो कि एक्चुअली टेरिन का डेरिवेटिव है। टेरिन का स्ट्रक्चर मैंने फाइटोक्रोम में जो है वो आपको दिखाया था। तो फ्लेविन एडेनिन जो डाइन्यूक्लियोटाइड है, और इसके साथ जो ये MTHF है, जो ये MTHF जो है ये दोनों एस क्रोमोफोर जो एक्ट करते हैं, और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये फिशेस में, बर्ड में, इंसेक्ट में इनको जो है, वैसे टेरिन को जो है ये लाइट अब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होता है। टेरिन कोई न्यू थिंग नहीं है, बल्कि इसको समझा जाता है कि दिस इज द प्रिमिटिव वन, और इसी से ये डिराइव्ड हुए हैं। दूसरा उसके बाद जो है इन फोटोलाइसिस ब्लू लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द टेरिन एंड एक्साइटेशन एनर्जी इज देन ट्रांसफर टू द FAD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MTHF वो प्लेस है स्ट्रक्चर की कि जो लाइट को अब्सॉर्ब करती है, एंड देन अब्सॉर्ब करने के बाद फिर वो FAD को जो है वो ट्रांसफर करती है। सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ मे ऑपरेट इन क्रिप्टोक्रोम, बट डेफिनेटली एविडेंस जो है उसके बारे में भी अब तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हाउएवर इट इज क्लियर कि जो FAD पोर्शन है इज द प्राइमरी क्रोमोफोर, जो कि क्रिप्टोक्रोम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ये सारी बातें जो है ये आगे डायग्राम में भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि पहले हम उसको डिस्कस कर लें ताकि मुझे आसानी हो जाए आपको इसको बताने में। तो ये स्ट्रक्चर है अरेबिडोप्सिस थैलियाना का क्रिप्टोक्रोम 1 का, जिसमें आप देख सकते हैं दिस वन इज द फोटोलाइएज पोर्शन, देन उसके बाद ये MTHF, FAD, और उसके साथ जो है ये C टर्मिनल जो है क्रिप्टोक्रोम C टर्मिनल जो है उसको ये पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी के साथ आप इसको कंपेयर कर लें अरेबिडोप्सिस थैलियाना के क्रिप्टोक्रोम 3 के साथ, और इसके स्ट्रक्चर में फोटोलाइएज वाला पोर्शन भी है, MTHF, FAD भी है, लेकिन इसमें C टर्मिनल जो है वो मिसिंग है। तो है ये भी क्रिप्टोक्रोम 3, लेकिन इसका जो C टर्मिनल है वो मिसिंग है। बी पार्ट ऑफ द डायग्राम जो है इसमें उसकी रिबन शेप जो है वो आप कहने के स्कीमेटिक जो रिप्रेजेंटेशन की गई है, जिनमें जो आप कहने के यही FAD जो ब्लू कलर में शो किया गया है, MTHF जो है ये रेड कलर में शो किया गया है। नीचे जो है ये FAD का स्ट्रक्चर है और साथ में MTHF का स्ट्रक्चर है, जो कि एज क्रोमोफोर वर्क करते हैं फॉर दीज क्रिप्टोक्रोम। और इसमें ये आप देखें फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मतलब आपको स्ट्रक्चर से ऑलरेडी जो है ये फ्लेविन का स्ट्रक्चर है, और ये एडेनिन और डाइन्यूक्लियोटाइड इसकी वजह से कह रहे हैं हम, और ये 510 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का स्ट्रक्चर है, जिसको हम MTHF प्रोटीन कह रहे हैं, सॉरी MT प्रोटीन कह रहे हैं, MTHF यानी कि टेरिन कह रहे हैं, टेरिन का डेरिवेटिव कह रहे हैं। उसके बाद डी जो पोर्शन है इसमें ये बताया हुआ है कि जब ब्लू लाइट मिलती है तो बेसिकली इस क्रोमोफोर में चेंजेस क्या आती हैं, जैसे आपने फाइटोक्रोम में चेंजेस ऑब्जर्व की थी। तो सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर लें कि ये इस फॉर्म में होता है, और इस फॉर्म में दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, और जब इसको ब्लू लाइट मिलती है तो ये मैंने इनसर्कल भी किया हुआ है और थोड़ा रेड हाईलाइट भी है कि इस जगह पर और इस एन पोजीशन पे जो है वो चेंजेस आती है। नोट हियर कि यहाँ से डबल बॉन्ड जो है, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो चुका है, और यहाँ पे आपको ये डॉट नजर आ रहा होगा, जो कि कार्बन के ऊपर डॉट नजर आ रहा है, मीन्स कि इसके पास एक जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। देन उसके बाद अगर आप इसको ग्रीन लाइट देंगे तो फिर दोबारा से दिस फॉर्म, ये जो सेंटर वाला है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द FAD, और इसको FADH और साथ में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप इसको ग्रीन लाइट दे देंगे तो दिस विल कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ FADH नेगेटिव, और स्टिल ये जो है फॉर्म ये भी इनएक्टिव कंसिडर की जाती है। ये दिस इनएक्टिव फॉर्म कैन बी रिवर्स टू द फर्स्ट इनएक्टिव फॉर्म, जिसमें कोई नेगेटिव चार्ज, कोई डॉट जो है मौजूद नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दिस विल हैपन ऑन एक्सपोजर ऑफ डार्कनेस। तो साथ साथ आपको ये भी बताया हुआ कि दिस कैन आल्सो बी रिवर्स इनटू दिस फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डार्कनेस, एंड दिस कैन आल्सो बी रिवर्स इनटू दिस फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डार्कनेस। हालांकि ये
इससे ग्रीन फॉर्म में गया था और ये इससे डार्कनेस में इसको आप एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन F8DH नेगेटिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं डार्कनेस में। F8D को ब्लू लाइट देंगे तो ही वो एक्टिव फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होगा। तो इसी की बेटा यहाँ पे बात है कि बेसिकली जो रेडॉक्स स्टेटस है F8D क्रोमोफोर का वो इसमें चेंज होता है। अभी आपने देखा कि वो जो मैंने आपको एक बताया है कि उसके ऊपर डॉट लग जाता है एंड देन बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव जो चार्ज है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो रेडॉक्स स्टेटस है बाउंड F8D का क्रोमोफोर का ये चेंज हो जाता है, इसमें कन्फर्मेशन चेंजेस आती हैं और इसी का मैकेनिज्म जो है वो मैंने आगे आपको बताया। इसके अलावा क्रिप्टोक्रोम में केस में देखा गया कि लाइट अब्जॉर्प्शन जो है वो एन टर्मिनल फोटोलाइज रीजन जो है वो कहते हैं कि अल्टर करवाता है कंफर्मेशन ऑफ द सी टर्मिनल, यानी पहले लाइट जो है वो एन टर्मिनल फोटोलाइज रीजन को जो है वो उससे आप कहने की अब्जॉर्ब होती है या उसको सेंस करती है एंड देन फिर वो सी टर्मिनल एक्सटेंशन को जो है वो आप कहने की इन टर्म्स एक्टिवेट करता है, जो कि फिर फर्दर सिग्नलिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो सी टर्मिनल जो है क्रिप्टोक्रोम का ये सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होता है। सी टर्मिनल एक्सटेंशन जो कि एब्सेंट है फोटोलाइज एंजाइम में, बट और हमने अभी देखा क्रिप्टोक्रोम 3 में भी एब्सेंट है, बट इज क्लियरली एसेंशियल फॉर क्रिप्टोक्रोम सिग्नलिंग। और क्रिप्टोक्रोम 3 में क्योंकि ये एब्सेंट है तो डेफिनेटली उसमें सिग्नलिंग का मैकेनिज्म फिर डिफरेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टोक्रोम 1 and 2. So we can therefore view that plant cryptochrome as a molecular weight switch, molecular light switch where absorption of the blue photon at the N terminal photosensory region के तौर पे काम करते हैं and this will result the conformation change of the protein at the C termini और वहां से फिर सिग्नलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और स्टार्ट होने के बाद क्या करते हैं ये कि जैसे कि फाइटोक्रोम में हमने देखा था कि क्रिप्टोक्रोम के जो मोनोमर्स हैं उनकी डाइमराइजेशन होगी और फिर वो मीडिएट करेंगे फोटोलाइएज लाइट डोमेन की तरह एक्टिविटी को और दे मे बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर सिग्नलिंग, यानी कि डाइमराइजेशन का जो प्रोसेस है दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर सिग्नलिंग। नाउ इसकी जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं क्राई 1, 2 एंड 3 के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या क्या करते हैं। क्राई 1 के बारे में कहा जाता है कि दिस इज द प्रोटीन दैट इज मच मोर स्टेबल अंडर द ब्लू लाइट, जबकि क्राई 2 जो है इसको देखा गया है कि दिस इज रिलेटिवली लेस स्टेबल और जल्दी डिग्रेड हो जाती है एज कम्पेयर टू क्राई 1। उसके अलावा क्राई 1 को देखा गया है कि दिस प्ले इन प्राइमरी रोल इन इनहिबिशन ऑफ द हाइपोकोटाइल एलोंगेशन। इसको डिस्कवर भी वहां से किया गया था। अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट आपसे शेयर कर रही थी उसमें हमने क्राई 1 को की डिस्कवरी देखी तो उसमें आपने देखा कि वहीं से तो वो डिस्कवर हुआ है, हाइपोकोटाइल एलोंगेशन की इनहिबिशन से ही तो हमने इसको डिस्कवर किया है। और जबकि उसके बरक्स अगर आप क्राई 2 को देखें तो उसमें उसका मतलब रोल है लेकिन प्राइमरी रोल के तौर पे एक्ट नहीं करता क्राई 2 इन इनहिबिशन ऑफ द हाइपोकोटाइल एलोंगेशन। जैसे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स की ओवर एक्सप्रेशन जो कि क्राई 2 की ओवर एक्सप्रेशन कर रहे थे उनको देखा कि उन्होंने बहुत ही स्मॉल एनहेंसमेंट ऑफ द इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल जो है वो शो की है एज कम्पेयर टू वाइल्ड टाइप। हालांकि अगर ये क्राई 2 की वजह से ये रिस्पॉन्स होता तो फिर उसको ओवर एक्सप्रेस करवाने से ये ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका लिटिल बिट रोल है इन इनहिबिशन ऑफ द हाइपोकोटाइल एलोंगेशन। मेन रोल जो है क्राई 1 प्रेजेंट करता है। Then Cry 1 showed a large increase in blue light stimulated cotyledon expansion in transgenic plants overexpressing Cry 2। और इसके अलावा ये काम जो है वो आप Cry 2 में भी देखेंगे। this also involved play important role in reduction of the flowering। तो एक काम जो कि इन दोनों को आप अलग अलग आप कह सकते हैं कि दे सकते हैं वो ये है कि क्राई 1 जो है दिस इन्वॉल्व द सेटिंग ऑफ द सर्केडियन क्लॉक इन द रेप्टोप्सिस और क्राई 2 को देखा गया कि ये फ्लावरिंग में क्राई 2 का रोल है, क्राई 1 का रोल फ्लावरिंग में नहीं है। और बाकी के जो काम है वो मैंने अभी आपको बताया कि जो थोड़ा बहुत जो है वो मैच कर सकते हैं। और सर्केडियन क्लॉक जो है इसमें भी सेटिंग ऑफ द सर्केडियन क्लॉक में ये दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन बट टू अ लेसर एक्सटेंट। तो क्राई 1 इज मोर इन्वॉल्व इन सर्केडियन क्लॉक, क्राई 2 इज मोर इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग और जो हाइपोकोटाइल की एलोंगेशन है उसमें क्राई 2 लेस इन्वॉल्व है और क्राई 1 उसको ज्यादा इनहिबिट करता है। उसके बाद बेटा अब इसमें हम देख सकते हैं कि इन दोनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मतलब डिफरेंट है, मतलब कि क्योंकि हमने देखा कि ये डिफरेंट फंक्शंस में किसी में जैसे कि एलोंगेशन इनहिबिशन ऑफ द एलोंगेशन ऑफ द हाइपोकोटाइल है, ये सर्केडियन क्लॉक है, तो उनमें हम देखते हैं कि दोनों में थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन है।
और इसके अलावा भी जो क्रिप्टोक्रोम है, जैसे कि फ्लाइज हैं, माइस हैं, ह्यूमंस हैं, उनमें भी क्रिप्टोक्रोम ही सर्केडियन क्लॉक को रेगुलेट करने का फंक्शन जो है वो सरअंजाम देते हैं। तो साइटोप्लाज्म में भी ये पाए जाते हैं और न्यूक्लियस में भी इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ऑब्जर्व की गई है, लेकिन स्ट्राइकिंगली इनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा न्यूक्लियस में पाई जाती है और साइटोप्लाज्म में इसमें पूल जो है वो इतना ज़्यादा आप कह लें कि नुमाया नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि इनका मेन रोल जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस जीन के साथ इंटरेक्शन करके होता है और उसके जरिए अपने रिस्पॉन्सेज को जो है वो शो करवाते हैं। क्राई 3 जो है, क्राई 1 एंड 2 के अभी मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर भी दिखाया था, स्कीमेटिक डायग्राम भी दिखाई थी। तो ये क्राई 1 एंड 2 जिस तरह के जनरली फाउंड इन द न्यूक्लियस, क्राई 3 के बारे में कहा जाता है कि दिस इज मोर लोकलाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और क्राई 3 का फंक्शन जो है ना अभी तक इतना ज्यादा हमें क्लियर नहीं है, बट इट हैज बीन शोन टू हैव फोटोलाइज एक्टिविटी स्पेसिफिक टू सिंगल स्ट्रैंडेड लायंस के साथ। वो कह रहा है कि ये फोटोलाइज एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। फर्दर मोर जो मैकेनिज्म क्राई 3 की सिग्नलिंग के लिए ऑब्जर्व करने की भी जरूरत है, बिकॉज आपने क्राई 1 और 2 में मैंने आपको कहा कि उनके पास सी टर्मिनाई होते हैं जो कि उसकी सिग्नलिंग में मदद करते हैं, लेकिन क्राई 3 के पास तो सी टर्मिनाई भी नहीं है। तो इसकी फिर सिग्नलिंग भी अभी डिस्कवर होनी चाहिए कि ये इसके सिग्नलिंग का डेफिनेटली कोई और मैकेनिज्म होगा जो कि क्राई 1 एंड 2 से टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हुए जो क्रिप्टोक्रोम्स हैं, स्पेशली क्रिप्टोक्रोम 1 एंड 2 पे ही हमारा फोकस होगा, क्योंकि 3 के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो ये क्रिप्टोक्रोम जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनके अंदर रहते हुए किस तरीके से ये डिग्रेडेशन करवाते हैं प्रोटीन की, या फिर ये जीन की आप कह लें कि को एक्सप्रेस करवाने में या सप्रेस करवाने में इनका रोल है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है तो डेफिनेटली इसी तरह के इसके रोल्स होंगे। तो ये बेटा उसकी समरी है। नेक्स्ट डायग्राम से मैं आपको उसको समझा देती हूँ कि किस तरीके से 3 तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। एक में आपको ये नजर आ रहा होगा, ये जो ब्लूइश बैकग्राउंड से है, दिस इज नाइट, इसको ये नाइट को शो कर रहा है। जो ये येलो बैकग्राउंड के साथ है ये डे को शो कर रहा है, या लाइट या ब्लू लाइट आप कहने को उसको शो कर रहा है। और जो नीचे वाला हिस्सा है दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, यानी कि ना डे है और ना ही नाइट, मतलब कि इसको डे एंड नाइट से फर्क नहीं पड़ता, इस एक्टिविटी को डे एंड नाइट से फर्क नहीं पड़ता। ये होती है, ये एक्टिविटी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस, और दिस हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि वो एक्टिविटीज हैं क्या जो कि ये परफॉर्म करता है। तो अगर नाइट की हम बात करते हैं तो नाइट में क्राई 1 इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसका सीसी टर्मिनल जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये बेसिकली करवाता क्या है कि ये SPA1 और COP1, इनकी डिटेल पीछे लिखी हुई है कौन सी प्रोटीन्स हैं। तो इनकी कॉम्प्लेक्स बनता है पहले, और ये HY5 दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द यू कैन से फोटोमॉर्फोजेनेसिस। दिस HY5 प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्सेज। तो इसको ये एट नाइट क्राई जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, ये इसको डिग्रेड करवाने का बायस करेगा। डिग्रेड करवाने से ये आपको नजर ही आ रही है टैगिंग, यूबिक्विटिन की टैगिंग नजर आ रही है। और उसके बाद इसने किस में चले जाना है, 26S प्रोटियोसोम में चले जाना है फॉर डिग्रेडेशन पर्पस। मीन्स के क्राई 1 इसकी डिग्रेडेशन को स्टॉप नहीं कर सकता और इनएक्टिव फॉर्म में वो इसकी डिग्रेडेशन को अलाउ करता है। डे में क्या होगा कि क्राई 1 इज नाउ एक्टिव और इसकी खुद की जो है इसकी CCT यानी कि क्रिप्टोक्रोम सी टर्मिनाई पे जो है वो फास्फोराइलेशन होगी, एज यू कैन सी हियर। और उसके बाद इसकी फास्फोराइलेशन इसको अलाउ करेगी कि ये एक तो ये एक्टिव फॉर्म में भी हो जाएगा, ब्लू लाइट में फास्फोराइलेशन होगी, फिर ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स था SPA1 एंड COP1, इन दोनों को ये सेपरेट करवा देगा फ्रॉम HYF, द प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द you can say photomorphogenesis। और अब दिस प्रोटीन इज नाउ फ्री, और ये ट्रांसक्रिप्शन फ्री हो गया, और अब ये जाकर जो है वो जीन्स के साथ इंटीग्रेट करेगा और उसके बाद जो है फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है वो शो कर देगा। अब CCT अगर ओवर एक्सप्रेशन म्यूटेंट का जिक्र किया गया है कि जिसको दिन और रात से फर्क नहीं पड़ा, और इसमें जो सी टर्मिनाई है क्रिप्टोक्रोम का वो ओवर एक्सप्रेस है इस म्यूटेंट में। उसमें क्या होता है कि जो CCT है ये इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस को मैटर ही नहीं कर रहा कि डार्कनेस है या लाइट है, वो फास्फोराइलेटेड हालत में रहेगा, क्योंकि बिकॉज इट इज ओवर एक्सप्रेसिंग, और ये फास्फोराइलेटेड रहेगा और इस कॉम्प्लेक्स को अपने साथ बाइंड रखेगा। और HY5 जो है वो ऑल टाइम जो है CCT जिसमें ओवर एक्सप्रेस हो रहा है जिस म्यूटेंट में,
ऑल द टाइम ये इस एक्टिविटी यानी फोटोमॉर्फोजेनेसिस को परफॉर्म करता रहेगा, क्योंकि H5 को जो है वो सेपरेट होने की जरूरत थी SPA1 एंड COP1 से, और वो CCT के ओवर एक्सप्रेशन की वजह से ऑलरेडी उसके साथ बाइंड है, लिहाजा अब डे है या नाइट है ये अपनी फोटोमॉर्फोजेनेसिस को जो है वो रिस्पॉन्स को जो है वो शो करता रहेगा। क्रिप्टोक्रोम जो है इनके बारे में कहा जाता है कि दे आल्सो बाइंड टू ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी फैक्टर। अभी तो आपने देखा ना कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ये फ्री करवा रहा था, अभी हम बात करें कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जो है वो बाइंड भी कर सकता है, और जिनमें जो जिक्र है BH यानी कि जो बाइंडेड फॉर्म में है BH, वैसे इसका नाम है HLH1, लेकिन BHLH1 जो है अलॉन्ग विद इसको हम कहेंगे कि क्राई के साथ यानी कि जो बाउंडेड है उसको हम कहेंगे CIBI, यानी कि क्राई इंटरेक्टिंग BHLH1, तो इसको CIBI से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा CIBI जो है ये फिर जाके रेगुलेट करेगा फ्लोरल इनिशिएशन को बाय बाइंडिंग टू द प्रोमोटर ऑफ द फ्लावरिंग लोकस T। इसके बारे में आप फ्लावरिंग के चैप्टर में अगर आपने पीछे पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको पता होगा FT जीन्स जिनको हम बोलते हैं, दिस इज द मोबाइल ट्रांसक्रिप्शन उसका प्रोडक्ट है FT जीन का, और ये FT होता क्या है, दिस इज मोबाइल ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर जो कि माइग्रेट करता है फ्रॉम द लीव्स टू द एपिकल मेरिस्टेम और एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स को। और जो प्लांट्स CIBI-B1 को ज्यादा ओवर एक्सप्रेस करते हैं उनमें देखा गया है कि उनमें फ्लावरिंग जो है वो अर्ली हो जाती है। वाइल्ड टाइप प्लांट है लेकिन अगर उनमें CIB1 जो है वो ओवर एक्सप्रेस हो जाए तो उनमें फ्लावरिंग जो है वक्त से पहले हो सकती है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस क्रिप्टोक्रोम प्लस BHLH1। देन अभी मैंने आपसे थोड़ी थोड़ी इसका जिक्र भी किया था कि ये तीनों आपस में एक्चुअली मिल के समहाउ किसी न किसी जगह पे तीनों का इंटरेक्शन जो है वो रहता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब आप देखें क्रिप्टोक्रोम, फाइटोक्रोम और फोटोट्रोपिन की कोएक्शन की बात हम करने जा रहे हैं कि जैसे स्टेम या हाइपोक्रोल की एलोंगेशन है उसमें आप फाइटोक्रोम का भी रोल देखेंगे, क्रिप्टोक्रोम का भी देखेंगे और फोटोट्रोपिन का भी जिक्र सुनेंगे। इसी तरह फ्लावरिंग में भी फाइटोक्रोम का भी जिक्र आता है और क्रिप्टोक्रोम का भी अभी हमने थोड़ा इसके बारे में देखा भी है कि क्राई2 जो है स्पेसिफिकली, और फोटोट्रोपिन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी। एंड सिमिलरली सर्केडियन रिदम के बारे में भी कहा जाता है कि इसमें भी ये मिलजुल के जो है इन तीनों की एक्टिविटी से जो है ये रिस्पॉन्स जो है वो होते हैं। और ये तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इसकी वजह से है, कम इसकी वजह से है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो इनकी कोएक्शन की वजह से जो है वो इफेक्टेड होते हैं, जिनमें से ये तीन जो है वो मेन है, स्टेम इलोंगेशन और फ्लावरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ द सर्केडियन रिदम। सबसे पहले हम स्टेम इलोंगेशन को डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें जो कि इनहिबिट होती है बोथ रेड एंड ब्लू लाइट की जो फोटो रिसेप्टर्स हैं इन दोनों से ये होती है। तो इसके बारे में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें इसको दिखाया हुआ है कि इनफैक्ट 400 to 500 नैनोमीटर की जो ब्लू लाइट रीजन है ऑफ द एक्शन स्पेक्ट्रम है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इनहिबिशन ऑफ द स्टेम इलोंगेशन। इट क्लोजली रिजेंबल टू द फोटोट्रोपिज्म। यही रीजन फोटोट्रोपिज्म के लिए भी रिक्वायर्ड होता है 400 to 500 नैनोमीटर का ब्लू लाइट का, and the same region is also required for the inhibition of the stem elongation, इसके लिए भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये बात आप बार बार समझ रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि इनहिबिशन हो रही है स्टेम इलोंगेशन की, इनहिबिशन हो रही है स्टेम इलोंगेशन की, और जब हम कह रहे हैं कि स्टेम इलोंगेशन हो रही है तो बेसिकली हम किस चीज के बारे में बात करें? स्टेम इलोंगेशन की इनहिबिशन होना सही है, पॉजिटिव रोल है, या इट्स अ नेगेटिव रोल, ये नहीं होनी चाहिए? कोई बच्चा बताएगा? जी नॉर्मली नेगेटिव होगा। नहीं, ये होनी चाहिए, एक नॉर्मल प्लांट में ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस तरह बात करें। होनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं। होनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए, ये पॉजिटिव रोल है, स्टेम इनकी इनहिबिशन होनी चाहिए। और लाइट में यही होता है कि एक खास हद से ज्यादा उसकी इलोंगेशन नहीं होती, इसी वजह से तो हम बार बार बात कर रहे हैं इनहिबिशन ऑफ द स्टेम इलोंगेशन, इनहिबिशन ऑफ द स्टेम इलोंगेशन। और ये फिर कब होती है? जब आप प्लांट को डार्कनेस में रखते हैं तो एटियोलेशन होती है ना। तो एटियोलेशन का एक कैरेक्टर ये भी है कि उसकी स्टेम जो है वो सिलेंड्रिकली इलोंगेटेड हो जाती है, बिकॉज वहां पे क्या होता है,
वहाँ पे ये लाइट प्रेजेंट नहीं होती, ब्लू लाइट प्रेजेंट नहीं होती, तो फिर स्टेम को इजाजत मिल जाती है कि इनहिबिशन तो उसकी रुक गई। अब वो फिर जो है उसकी हाइट जो है वो बढ़ती रहती है, लेकिन वीक होती है उसके साथ साथ। तो प्लांट का फोकस ये नहीं है कि वो जल्दी जल्दी उसको जो है उसकी हाइट को बड़ा कर ले, बल्कि उसका फोकस ये है कि वो हेल्दी जो स्टेम है उसको प्रोड्यूस करवाए। दैट इज वाई स्टेम इनहिबिशन नॉर्मल प्लांट के लिए होनी चाहिए। ये पॉजिटिव है प्लांट के लिए, एक नॉर्मल प्लांट के लिए दिस इज पॉजिटिव यू कैन से एस्पेक्ट कि उसकी स्टेम इनहिबिशन होनी चाहिए। ओके, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि स्टेम इलोंगेशन जो है वो रेड लाइट और ब्लू लाइट दोनों के फोटो रिसेप्टर्स फिर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी हम कोएक्शन की बात करें ना कि फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम जो है वो मिलके काम करते हैं, तो इस तरह इसी एस्पेक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे ये दोनों जो है वो मिलके काम करते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंटली इट इज पॉसिबल टू सेपरेट द रिडक्शन इन इलोंगेशन रेट्स मीडिएटेड बाय फाइटोक्रोम फ्रॉम अ रिडक्शन मीडिएटेड बाय द स्पेसिफिक ब्लू लाइट रिस्पॉन्स। इन दोनों को हम जो हम कहते हैं अलग अलग कर सकते हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि लेटेस्ट सीडलिंग में देखा गया कि लो फ्लुएंस रेट्स जो हैं ब्लू लाइट के अंडर अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ द येलो लाइट, वो इसकी हाइपोकोटाइल एलोंगेशन के रेट को रिड्यूस कर देता है 50% तक। और द बैकग्राउंड येलो लाइट एस्टैब्लिशेस अ वेल डिफाइंड पीआर एंड पीएफआर की रेशियो को एक्चुअली वो एस्टैब्लिश करता है। एडिंग द ब्लू लाइट एट लो फ्लुएंस रेट उसको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रूलिंग आउट फाइटोक्रोम इफेक्ट ऑन द रिडक्शन इन द एलोंगेशन रेट ऑब्जर्व्ड अपॉन द एडिशन ऑफ द ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट अगर तो जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई है कि अगर आप उसको लो फ्लुएंस रेट दे रहे हैं ऑफ ब्लू लाइट के अंडर अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ द येलो लाइट, तो उसमें जो एक रिक्वायरमेंट है आप कह लें कि स्टेम इनहिबिशन की पीआर की जो रेशियो रिक्वायर्ड है वो स्टैब्लिश हो जाती है। अब फर्दर अगर आप एडिशन करेंगे ब्लू लाइट की एट लो फ्लुएंस रेट, तो वो उसके अंदर कोई खास किस्म की चेंजेस जो हैं वो लेकर नहीं आएगा। सो दीज रिजल्ट इंडिकेट दैट द इलोंगेशन रेट ऑफ द हाइपोकोटाइल इज कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक ब्लू लाइट रिस्पॉन्स दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइटोक्रोम mediated responses, and also a specific blue light mediated hypocotyl response can also be distinguished from one mediated by the phytochrome by their contrasting टाइम कोर्सेज। दोनों का टाइम जो है वो चेंज कर दे, रेड लाइट एक्सपोजर का और ब्लू लाइट एक्सपोजर का। तो भी इससे हमें पता चल जाएगा कि फाइटोक्रोम का भी इसमें रोल है और क्रिप्टोक्रोम का जो है या दूसरे जो ब्लू लाइट की वजह से रिस्पॉन्सेज हैं उनमें भी इसका रोल है। देन उसकी जो है वो फिर आगे जो है उसकी स्टडीज बता रही हैं कि फाइटोक्रोम 1 और क्रिप्टोक्रोम 1 और फाइटोक्रोम में भी हम आपको बताया था कि उसकी ए टाइप भी होती है, बी टाइप भी होती है। तो इनमें से वो बता रहे हैं कि हाई रेजोल्यूशन स्टडीज के जरिए ये देखा गया है कि ग्रोथ रेट मीडिएटिंग द इनहिबिशन हाइपोकोटाइल एलोंगेशन बाय ब्लू लाइट हैज प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कि दैट इंटरेक्शन बिटवीन फोटोट्रोपिन, क्राई1, क्राई2 एंड फाइटोक्रोम ए, इन चारों के दरमियान में जो रिलेशनशिप को देखा गया कि 30 सेकंड्स का अगर लैग टाइम मिले ब्लू लाइट को ट्रीट करने के बाद, 30 सेकंड्स के बाद वाइल्ड टाइप अरेबिडोप्सिस में देखा गया है कि उसकी जो सीडलिंग्स हैं वो रैपिड उनमें डिक्रीज होता है इलोंगेशन के रेट्स का, और द फर्स्ट 30 मिनट्स तक ये काम जो है वो जारी रहता है। एंड देन दे ग्रो वेरी स्लोली फॉर सेवरल डेज। हालांकि ब्लू लाइट का रिस्पॉन्स जो है वो ब्लू लाइट का सोर्स जो है वो चला गया, लेकिन सेवरल डेज तक ये जो रिड्यूस्ड रेट है एलोंगेशन का ये जारी रहता है। Another rapid response elicited by the blue light is the depolarization of the membrane of the hypocotyle cells that precede the inhibition of the growth rate. ये भी इसमें contribute करता है, and this membrane depolarization is caused by the activation of the anion channels or which facilitate the efflux of the anion सच एज क्लोराइड वगैरह को वहां से बाहर निकाल देगा सेल से। और एप्लीकेशन ऑफ द एनाइन चैनल ब्लॉकर अगर हम उस पर अप्लाई कर दें कि जो एनाइन चैनल को एनाइंस को बाहर ना निकालने दे, तो हम देखते हैं कि दिस प्रिवेंट द ब्लू लाइट डिपेंडेंट मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन। और तो वो ब्लू लाइट को ये जो मेम्ब्रेन को डिपोलराइजेशन है उसको ये करने नहीं देगा, क्योंकि डिपोलराइजेशन होनी थी एनाइन के बाहर निकलने से, और उसको हमने ब्लॉक कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस NPP बी मेडिसिन जो है इसको इस्तेमाल करके, तो इसको हमने प्रिवेंट कर दिया। और दिस आल्सो डिक्रीज द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द ब्लू लाइट ऑन द हाइपोकोटाइल एलोंगेशन। इसके अलावा एनालिसिस आल्सो शो दैट सम रिस्पॉन्स ऑफ द फाइटोक्रोम फोटोट्रोपिन 1, क्राई1, क्राई2 एंड फाइटोक्रोम A, B का इसमें ज्यादा रोल नहीं है। म्यूटेंट्स हैव आल्सो शोन द सप्रेशन ऑफ द स्टेम एलोंगेशन बाय ब्लू लाइट ड्यूरिंग सीडलिंग डीएटोलेशन जब होती है। दिस इज इनिशिएटेड बाय फोटोट्रोपिन 1 with क्राई1 and to limited extent
जो है क्राई2 भी इनमें पार्टिसिपेट करता है एंड दिस इज मॉड्यूलेटिंग द रिस्पॉन्स आफ्टर 30 सेकंड्स के बाद ये भी रिस्पॉन्स जो है वो शो हो जाता है। इसके अलावा द स्लो ग्रोथ ऑफ द स्टेम इन ब्लू लाइट treated seedling is primarily a result of the persistent action of the cry1 and this is the reason कि cry1 mutants जो है Arabidopsis में they show a very long hypocotyle as I told you कि उसमें mainly cry1 का जो है वो रोल है compared with the short hypocotyle of the wild type। phytochrome जो appear होते हैं उनका रोल ये देखा गया है कि in at least the early stages जो होती है blue light की regulation की growth में वहां पे देखा गया कि फाइटोक्रोम ए जो है वो भी अपना रोल प्ले करता है बिकॉज ग्रोथ इनिबिशन उनमें भी देखी गई है जिनमें आप कह रहे हैं कि डज नॉट प्रोग्रेस के जिनमें फाइटोक्रोम ए जो है वो म्यूटेट किया गया था तो उनमें भी ग्रोथ इनिबिशन नहीं देखी गई। इसका मतलब है कि फाइटोक्रोम ए भी इसमें इन्वॉल्व है, क्रिप्टोक्रोम 1 भी इन्वॉल्व है और फास्ट जो रिस्पॉन्स है उसमें फोटोट्रोपिन 1 भी इसके साथ शामिल है। क्रिप्टोक्रोम 2 का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो लिटिल है। उसी के बारे में बात की हुई है कि यहाँ पे शो किया गया ऑन द एक्स एक्सिस कि चाहे फोटोट्रोपिन 1 है शुरू का जो टाइम पीरियड है 0 से लेकर 25 सेकंड क्योंकि ये देखिए ये 1 मिनट है, इनका इंटरवल जो है 1 मिनट का दरमियान में तो 25 सेकंड या आप कह लें कि 50 सेकंड्स के राउंड अबाउट जो है फोटोट्रोपिन 1 जो है वो अपना रोल प्ले करती है ग्रोथ की रिलेटिव ग्रोथ रेट की जो रिडक्शन है उसमें ये देखिए नीचे को आ रहा है ग्रोथ रेट और यहाँ पे इस जगह पे ब्लू लाइट का इम्पल्स दिया गया है और ग्रोथ रेट जो फौरन से ड्रॉप हुआ है और ये कह लें कि जो फर्स्ट 50 सेकंड्स हैं या 25 सेकंड्स हैं उनमें फोटोट्रोपिन 1 अपना रोल प्ले करती है और बाकी की जो इनहिबिटेड ग्रोथ रेट है उसमें क्रिप्टोक्रोम 1, 2, फाइटोक्रोम ए इनके बारे में जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट है और इनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे है विद द हेल्प ऑफ एनाइन चैनल्स कि एनाइन चैनल्स को रेगुलेट करके ये ग्रोथ रेट को इनहिबिट करते स्लो कर देते हैं। दूसरा जो एक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसमें फाइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम जो है दोनों इंटरेक्ट करते हैं दैट इज फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बारे में हमने क्रिप्टोक्रोम का कहा था कि क्रिप्टोक्रोम 2 इसको जो है वो रेगुलेट करवाते हैं लेकिन ये भी देखा गया है कि फार रेड लाइट जो है फाइटोक्रोम ए अगर के थ्रू जो है वो आप कह लें कि इसको प्रमोट करती है और रेड लाइट जो है फाइटोक्रोम बी के थ्रू इसको जो है वो इसका एंटेगोनिस्टिक है यानी कि फार रेड लाइट देंगे तो फाइटोक्रोम उसको मीडिएट करेगा और फ्लावरिंग हो जाएगी और रेड लाइट देंगे तो वो फ्लावरिंग के लिए आप कह लें कि वो उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी, फ्लावरिंग को नहीं होने देगी रेड लाइट। उसके बरक्स जो दूसरी स्टडीज हैं उसमें ये देखा गया है कि क्राई2 म्यूटेंट्स को जैसे ऑब्जर्व किया गया कि क्राई2 अगर निकाल दिया जाए जिसके बारे में ख्याल करते हैं कि वो फ्लावरिंग को जो है हम ये अज्यूम करते हैं कि क्राई2 अगर म्यूटेट हो जाए तो फ्लावरिंग नहीं होगी या फिर डिले हो जाएगी फ्लावरिंग लेकिन उन्होंने देखा कि सिंस ब्लू लाइट प्रमोट्स फ्लावरिंग तो हम ये अज्यूम करते हैं कि क्राई2 म्यूटेंट में फ्लावरिंग नहीं होगी या डिले हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि क्राई2 म्यूटेंट्स ने फ्लावर किया एट द सेम टाइम एज द वाइल्ड टाइप लेकिन हुआ ये कि या तो आप उनको कॉन्टिन्यूस ब्लू लाइट दें या कंटिन्यूस रेड लाइट दें उस सूरत में क्राई2 के म्यूटेंट्स जो हैं उन्होंने फ्लावरिंग कर ली। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन दें तो फिर क्राई2 जो है का म्यूटेंट जो है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाई तो ये अ डिले इज ऑब्जर्व ओनली इफ बोथ आर गिवन टुगेदर देयरफॉर क्राई2 के बारे में कहा जाता है कि दिस इज प्रोबेबली प्रमोट्स फ्लावरिंग इन ब्लू लाइट लेकिन ये करता कैसे है बाय रिप्रेसिंग द फंक्शन ऑफ फाइटोक्रोम बी जो कि फ्लावरिंग को नहीं होने देता। तो फिर इन दोनों का रोल हो गया तो अगर बी अगर फ्लावरिंग को नहीं होने देता और उसको अगर क्राई2 सप्रेस ना करे तो भी वो फ्लावरिंग को नहीं करवा सकता तो इस वजह से फिर कहा गया कि क्रिप्टोक्रोम का भी इसमें रोल है और क्राई2 का तो हम पहले ही कहते हैं कि रोल है और फाइटोक्रोम ए का ये है कि वो फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, फाइटोक्रोम बी जो है वो इनहिबिट करते हैं और क्रिप्टोक्रोम 2 जो है ना सिर्फ कि वो फ्लावरिंग करवाता है बल्कि वो फाइटोक्रोम बी के काम को सप्रेस भी करता है और उसकी वजह से ही फिर फ्लावरिंग जो है वो पॉसिबल होती है। क्राई2 के बारे में कहा जाता है कि अपेरेंटली दिस इनहिबिट फाइटोक्रोम बी फंक्शन बाय सप्रेसिंग द एक्टिविटी अर्ली फ्लावरिंग 3 इसको ये इंटरेक्ट करके फाइटोक्रोम के साथ और दिस इंडिकेट दैट दी सिग्नलिंग पाथवे में कन्वर्ज यानी कि आपस में जो लेटर ऑन स्टेजेस पे ये सारे जो सिग्नलिंग के पाथवेज हैं चाहे वो फाइटोक्रोम बी से मीडिएटेड हो या क्राई2 से मीडिएटेड हो तो ये सारे जाके आगे जाके में जो है कन्वर्ज कर जाते हैं। थर्ड जो एस्पेक्ट है जिसको हमने डिस्कस करना है कि ये तीनों के कोएक्शन से होता है वो है सर्केडियन क्लॉक जिसके बारे में कहते हैं कि इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में ये होता है और इसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि आया इनमें जो है वो किस किस
का रोल है, क्या फाइटोक्रोम के हैं या क्रिप्टोक्रोम का है। तो इसकी जो आप कह लें कि जो मेन फीचर्स हैं जिनके जरिए आप एक्सपेरिमेंट के जरिए, जो कि हम कंक्लूजन उनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू कैरेक्टराइज द रोल ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स इन द प्रोसेस, फाइटोक्रोम डेफिशिएंट म्यूटेंट्स वर क्रॉस्ड विद लाइंस कैरिंग द luciferase reporter gene and that is regulated by the circadian clock। यानी कि एक तरफ से फाइटोक्रोम डेफिशिएंट म्यूटेंट थे और उनको जानबूझ के क्रॉस करवाया गया है ऐसी लाइंस के साथ, ऐसे प्लांट्स के साथ जो कि ल्यूसीफेरेज रिपोर्टर जीन्स के जो हैं वो उनमें मौजूद थे। और ल्यूसीफेरेज रिपोर्टर जीन का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सर्केडियन क्लॉक को कहा जाता है कि ये रेगुलेट करते हैं। और दूसरी तरफ से फाइटोक्रोम डेफिशिएंट है तो हुआ क्या कि द पेस ऑफ द ऑसिलेटर वाज स्लोड। अब वो उसका जो है वो पेस जो है वो स्लो हो गया, यानी लेंथ जो है पीरियड की वो बढ़ गई। When phytochrome A mutants were grown under dim red light but not under high irradiance red light। तो dim light जब उनको दी गई तो ऑसिलेटर जो है वो स्लो हो गया, लेकिन जब हाई इरेडियंस की रेड लाइट दी गई तो ऑसिलेटर स्लो नहीं हुआ। However, phytochrome B mutants showed टाइमिंग डिफेक्ट्स ओनली अंडर हाई इरेडियंस रेड लाइट। तो फाइटोक्रोम बी जो है वो म्यूटेंट्स वो बिल्कुल उन्होंने वो नॉर्मल रहे, लेकिन उनके टाइमिंग में प्रॉब्लम तब आया जब उनको हाई इरेडियंस शो की। जबकि फाइटोक्रोम ए के जो म्यूटेंट्स थे उन्होंने हाई इरेडियंस में कोई उनको फर्क नहीं पड़ा, लो इरेडियंस में उन्होंने टाइमिंग में जो है वो प्रॉब्लम की है। क्रिप्टोक्रोम की जो दोनों टाइप्स हैं, क्रिप्टोक्रोम 1 and 2, these were also required for the blue light mediated entrainment of the circadian clock। तो इनकी भी इन्वॉल्वमेंट रही, जैसे कि स्टडीज इंडिकेट दैट बोथ फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम एंट्रेन द, यानी कि चेंज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं सर्केडियन क्लॉक का इन दी अरेबिडोप्सिस। एंड द लाइट input appears to be modulated by the genes जिनको हम early flaring 3 यानी ELF3 के नाम से जानते हैं, एंड टाइम फॉर कॉफी TIIC के नाम से जानते हैं। तो इनको बेसिकली ये जाके मॉडुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर सर्केडियन रिदम में जो है वो चेंजेस नजर आते हैं। जैसे कि म्यूटेशन की गई ELF3 को, तो उसने स्टॉप कर दिया ऑसिलेशन ऑफ द क्लॉक एट डस्क, सुबह के रात के टाइम, सुबह के टाइम पे, सहरी के टाइम पे। और उसके बरक्स जो है म्यूटेशन जब TIC में की गई तो उसने स्टॉप कर दिया क्लॉक को एट डॉन। तो इसका मतलब है कि ये दो जीन्स हैं मेनली जिनको, चाहे क्रिप्टोक्रोम इन्वॉल्व हो चाहे फाइटोक्रोम इन्वॉल्व हो, इन दो जीन्स को ELF3 अर्ली फ्लावरिंग 3 और उसके बाद टाइम फॉर कॉफी TIIC जो है, इन दोनों को ये बेसिकली इनको मॉडुलेट करते हैं। और इसकी वजह से फिर जो आप कह लें कि जो लैग टाइम है या जो चेंज इन टाइम है सर्केडियन रिदम का, वो देखने में आया। जब दोनों को म्यूटेंट किया गया तो देखा कि बिल्कुल ही एरिथमिक हो गया सर्केडियन जो क्लॉक था, बिल्कुल ही एरिथमिक हो गया, जिससे फिर हमें सजेस्ट किया कि एक्चुअली दीज आर द एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल जीन विच इंटरेक्ट एट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द क्लॉक एट डिफरेंट फेजेस इन द रिदम। क्योंकि एक को जब आप कह लें कि म्यूटेट करते हैं तो दूसरा सही रहता है हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा ही मुतासिर होता है, एंड सो ऑन। So this was all about cryptochrome. Now we will talk about phototropping, जो कि बहुत ही आसान है as compared to the rest of the whole chapter। और फोटोट्रॉपिंग जो है, अब इसका जिक्र तो आपने कई जगहों पे सुन लिया होगा। तो जस्ट लाइक क्रिप्टोक्रोम, ये भी बहुत सारे आप कहने के, मैंने ये भी बता दिया कि रैपिड जो रिस्पॉन्सेज हैं वो फोटोट्रॉपिंग की वजह से होते हैं। ब्लू लाइट को ये भी ऑब्जॉर्व करते हैं, क्रिप्टोक्रोम भी करते हैं, रैपिड रिस्पॉन्सेज इनकी वजह से होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म तक चलते रहते हैं वो क्रिप्टोक्रोम की वजह से होते हैं। जैसे कि अरेबिडोप्सिस को जब डिफेक्टिव उनकी फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो देखे गए हैं ब्लू लाइट के रिस्पॉन्सेज के फोटो रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उनमें जो है इनकी जिनका काम है, उनमें विंस्लो ब्रिग्स हैं और उसके कलीग्स हैं जिन्होंने उनके रिजल्ट्स ने शो किया कि सेवरल नॉन फोटोट्रॉपिक हाइपोकोटाइल NHP जिसको हम NPH जिसको हम कह रहे हैं म्यूटेंट्स वर विच शोड इम्पेयर्ड फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज टू लो इंटेंसिटीज ऑफ ब्लू लाइट। ये इसकी डिस्कवरी जो है, ये फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज के डिफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया गया अरेबिडोप्सिस में। उन्होंने कहा कि इसके अंदर फिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से ये जो है इतने डिफेक्टिव जो है वो रिस्पॉन्सेज जो है वो शो कर रहा है। सब्सिक्वेंट क्लोनिंग ऑफ द NPH1 को फिर क्लोन किया गया, एंड दिस रिजल्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फोटो रिसेप्टर फॉर फोटोट्रॉपिज्म। और इनको फिर फोटोट्रॉपिज्म के नेम से ही इनका नाम जो है वो फोटोट्रॉपिन पड़ गया। जो इनकी प्रोटीन है उसको फोटोट्रॉपिन कह दिया गया, क्योंकि इनका मेनली काम जो है वो फोटोट्रॉपिज्म में जो है वो ऑब्जर्व किया गया। Their role in mediating the phototropic responses, but these receptors also control several other blue light responses, just जो इसमें collectively function to optimize the photosynthetic efficiency भी आ जाती है,
दे आल्सो प्रमोट द प्लांट ग्रोथ एंड दे पर्टिकुलरली अंडर लो लाइट कंडीशंस में इनका रोल जो है वो ज्यादा देखा गया है। दो तरह की आप कह लें कि फोटोट्रोपिन जीन है और इसी की भी दो तरह की प्रोटीन होंगी, PHOT1 FORT1 एंड FORT2। FORT1 के बारे में कहा जाता है कि दिस इज द प्राइमरी फोटोट्रोपिक रिसेप्टर इन Arabidopsis and this mediate the phototropism in response to low and high fluence rate of the blue light. Phototropin 2 को कहा जाता है कि this mediate the phototropism in response to high light intensities only. Similar overlap in the function of the phototropin 1 and 2 photoreceptors have observed for other blue light responses जिनमें शामिल है क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट, स्टोमेटल ओपनिंग, लीफ मूवमेंट एंड लीफ एक्सपेंशन। कुछ का जिक्र जो है वो आगे आप इसको जाके देखेंगे भी। सो टुगेदर विद फोटोट्रोपिज्म दीज प्रोसेसेस इंटीग्रेट efficient light capture and carbon dioxide uptake for photosynthesis and consequently growth of the phototropin deficient जो mutants है is severely compromised। जिनमें phototropin नहीं होंगे उनमें आप देखेंगे कि उनकी ग्रोथ भी मुतासिर होती है, कि फोटोसिंथेसिस भी मुतासिर होती है, अपटेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड भी मुतासिर होती है, और लाइट कैप्चरिंग जितने भी आप कह लेंगे प्रोसेसेस हैं उन सब में जो है फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है प्लांट को, पर्टिकुलरली अगर लाइट इंटेंसिटी लो चल रही हो तो फिर नुकसान ज्यादा होता है। अब बेटा इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो ये कि जो फोटोट्रोपिन है इनके अलावा कुछ और भी रिलेटेड ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि प्लांट और अलजी में डिस्कवर किए गए हैं, जिनमें है नियोक्रोम। इसका भी मैंने आपको नाम बताया था, जिसमें हमने कहा था इट्स अ इसका स्ट्रक्चर को अगर देखें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइटोक्रोम एंड जो है फोटोट्रोपिन। और उसके अलावा जिटलियोक की हमने बात की थी और ऑरियोक्रोम। तो ये तीनों ऐसे आप कह लें कि लाइट ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि ब्लू लाइट को ही ऑब्जॉर्व करते हैं। प्लांट और अलजी में इनको देखा गया और इनके बारे में हम बात करेंगे, आया इनमें कौन से ऐसे डोमेन्स हैं या जीन्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ही दिखा देती हूँ ताकि फिर हमें आसानी हो जाए बात करने की। तो दो तरह की डोमेन्स जो हैं वो आपको ज्यादा आप कह लें कि क्लियरली नजर आ रही हैं, इनको येलो हाईलाइट किया गया है। LOV इसको 1 कहा जाता है एंड दिस इज LOV2, और LOV2 के साथ ही एडजेसेंट है सीरीन थ्रियोकाइनेज जो है एक्टिविटी रखने वाली सी टर्मिनाई, दिस इज एन टर्मिनस एंड दिस इज सी टर्मिनस। और ये जो पहला स्ट्रक्चर है दिस इज अरेबिडोप्सिस थैलियाना फोटोट्रोपिन 1 का है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये नियोक्रोम 1 का है, अरेबिडोप्सिस के अंदर ही देखा इसको, सॉरी एडियंटम में इसको ऑब्जर्व किया गया है। और एडियंटम में आप नोट करें कि ये जो नियोक्रोम है इसमें ये वाला हिस्सा जो है दिस वन, ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है फोटोट्रोपिन 1 के साथ, जबकि ये वाला हिस्सा जो है अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो फाइटोक्रोम का ये जो एन टर्मिनल वाला हिस्सा है कि बिल्कुल उसके जैसा है। तो दैट इज वाई मैंने कहा था कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइटोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन। उसके बाद जिटल्यूब की हम बात कर लेते हैं जो कि अनदर फोटो रिसेप्टर जो कि ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। तो उसमें देखें कि ये वाला जो LOV1 रीजन है ये इसमें भी प्रेजेंट है, और उसके बाद इसका एक F रीजन है, एंड देन उसके बाद अनदर रीजन विच इज नॉट रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन, ये इसके लिए न्यू है जो कि इसके सी टर्मिनाई पे मौजूद है। और बाकी की जो सीरीन थ्रियोकाइनेज जो एक्टिविटी है वो भी इसकी यहाँ पे काइनेज का जो डोमेन है वो दैट इज आल्सो मिसिंग हियर। और उसके बाद आ जाता है ऑरियोक्रोम, और ऑरियोक्रोम जो कि जो है वो चेरिया में ऑब्जर्व किया गया है। इसमें भी जो कंसिस्टेंट चीज है वो यही है LOV1, दिस इज LOV1 जो कि एन टर्मिनस के बिल्कुल साथ है, और उसके बाद जो आ रहा है वो LOV2 है, ठीक है। सो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरीके से आप इन चारों को जो कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली इनमें होता क्या है, जब ब्लू लाइट आती है तो इनमें चेंजेस क्या आती हैं। तो ये LOV जो है ये एक्चुअली इंटरेक्ट करता है आप कह लें अपने क्रोमोफोर के साथ, और क्रोमोफोर के साथ ये सल्फर के जरिए जो वो कोवलेंट बॉन्ड इसका बनता है, और जिसके बाद हम कहते हैं कि दिस इज इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म। जैसा कि पहले ये इसका क्रोमोफोर है, और दिस इज द जो नीचे सर्कल में शो की गई है ये LOV प्रोटीन का, और ओवरऑल बताया हुआ, स्ट्रक्चर नहीं दिखाया हुआ, ओवरऑल उसको बताया हुआ है। और ये यहाँ पे इसका सिस्टीन रेजिड्यू दिखाया हुआ है, सिस्टीन रेजिड्यू जिसमें कि सल्फर मौजूद है, और उसको प्रोमिनेंट किया गया क्योंकि इसी सल्फर ने ही इसके क्रोमोफोर के साथ जो है वो अटैच होना है और इसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बननी है। तो ब्लू लाइट के एक्सपोजर पे, अच्छा एक और चीज जो कि आपने यहाँ पे नोटिस करनी है, इसके साथ लिखा हुआ है 447, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन ये LOV के साथ लिखा हुआ है 447। उसके बाद जब ब्लू लाइट मिलती है तो ये एक आप कह लें कि एक थोड़ा सा इंटरेक्शन करती है सल्फर इसकी इस वाले नाइट्रोजन के साथ,
और इस टाइम पे जो इसका अब्जॉर्प्शन है वो होती है 660 नैनोमीटर की। यहाँ पे क्या थी 447 नैनोमीटर की, और यहाँ पे इसकी अब्जॉर्प्शन इस टाइम पे वो किस लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है 660 नैनोमीटर की। यानी कि ब्लू लाइट की वजह से इसके स्ट्रक्चर में ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि इसकी अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट की जो रीजन है उसको आगे कर देती है, यानी कि उसको ब्लू से हटा के और आगे ये रेड की तरफ जा रही है। 660 नैनोमीटर की लाइट को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है ये वाला पोर्शन जो कि सल्फर के साथ इंटरेक्शन किए हुए है क्रोमोफोर के साथ। अच्छा, उसके बाद जब ये फुली एक्टिव होती है और जब हम कहते हैं कि ये अपने क्रोमोफोर के साथ जो है इसने इंटरेक्ट कर लिया है और कोवलेंटली अटैच हो गया है, जाहिर है कि ब्लू लाइट की वजह से ये हो रहा है। अभी मतलब कि ये इंटरमीडिएट है और इसके बाद ये फाइनल है, उसकी स्टेज एक्टिव स्टेज है। तो उस सूरत में ये 390 यानी कि 390 के आप कह रहे हैं कि बिल्कुल शुरू का जो पोर्शन है लाइट का वो ब्लू रीजन ही है, तो उसको अब इसमें ऑब्जॉर्व करने की सलाहियत है। और एट दिस टाइम सल्फर इज मेकिंग अ कोवलेंट बॉन्ड विद दिस कार्बन। पहले वो इस एन के साथ अटैच कर रहा था, अब वो इस कार्बन के साथ जो है वो ये सेंटर वाली कार्बन है सी और ओ, एन और ओ के दरमियान में ये जो कार्बन है इसके साथ जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है। और इसी दौरान में आपने देखा ही होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से रिमूव हो चुका है और एन के साथ एक एच जो है वो भी लग गया है। एंड दिस इज द फॉर्म कि जो कि अपॉन एक्सपोजर ऑफ ब्लू लाइट जो है इसकी बनती है और जिसको हम कहते हैं ये अपने क्रोमोफोर के साथ जो अटैच हो गया, नाउ इट कैन फंक्शन। अच्छा, दूसरी तरफ जो डायग्राम सी है, अच्छा ये रिवर्स भी हो सकता है इन द डार्कनेस, ये नहीं दिखाया हुआ कि ये रिवर्स होकर यहाँ पे वापस भी जा सकता है। और उन सीड जो पार्ट है उसमें इसको रिबन के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो एलओवी है ना, एलओवी रीजन जो है इनकी प्रोटीन के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए खोल के तो उनकी शेप जो है वो जे शेप बनती है। जे शेप, जिस तरह जे होता है ना ऊपर से थोड़ा लंबा हॉकी शेप जो है और नीचे से भी थोड़ा सा टर्न हुआ हुआ, तो बिल्कुल उस तरीके से अगर आप उसको गौर से देखें तो ये जे शेप जो है वो बनाई हुई होती है प्रोटीन एक्चुअली। और जब इसको ये क्रोमोफोर है, ये जो यहाँ पे जो येलो कलर का शो किया हुआ है क्रोमोफोर को शो किया हुआ है, ये इसका जे पोर्शन को शो किया हुआ है, जे टाइप शक्ल का जो इसकी प्रोटीन है उसको शो किया गया है। और जब लाइट आती है तो बेसिकली मतलब इसमें कोई खास नई बात तो नहीं है, जस्ट उसके स्ट्रक्चर को एलैबोरेट किया हुआ है, स्कीमेटिक स्ट्रक्चर को एलैबोरेट किया हुआ है कि किस तरीके से अपॉन एक्सपोजर ऑफ ब्लू लाइट जो है वो इसके साथ ये इंटरेक्ट करता है। और ऊपर भी दिखाया हुआ है इसी हिस्से को कि ये किस तरीके से आपस में दोनों जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। इसी की डिटेल है बेटा पीछे, मेरे ख्याल है कि मुझे दोबारा से इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये FMN जो कि इसको क्रोमोफोर है जिसके साथ इसने अटैच होना है। और ये जो लव हम बात करें LOV, दिस इज एक्चुअली द लाइट ऑक्सीजन वोल्टेज के नाम से है। लाइट ऑक्सीजन वोल्टेज डोमेन 1 एंड 2 और दो तरह की डोमेन इसमें होती हैं। अच्छा, और इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन है ना वो इसकी लव 2 डोमेन है, बिकॉज उसके बिल्कुल साथ जो है वो C टर्मिनाई है और C टर्मिनाई पे काइनेज डोमेन मौजूद है। और काइनेज का मतलब आपको पता है ना कि दिस कैन डू फास्फोराइलेशन। अभी इसकी सिग्नलिंग में हम फिर इसको फर्दर जो है वो स्टडी करते हैं। नाउ ये जो मैं आपसे बात कर रही थी कि लव 2 डोमेन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइनेज एक्टिवेशन इन रिस्पॉन्स टू ब्लू लाइट। और इसकी ये आगे बेटा डायग्राम से भी रिप्रेजेंट की गई है कि पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिनमें इन्होंने उसको नॉर्मल रखा लव 1 एंड लव 2 डोमेन को, और इसके रिस्पेक्टिव क्रोमोफोर के साथ अटैच्ड हैं। साथ में जो है वो अल्फा हेलिक्स जो जे शेप की प्रोटीन है वो भी मौजूद है। और उसके साथ काइनेज डोमेन जिसको मैं कह रही थी C टर्मिनाई जो है जो कि काइनेज एक्टिविटी लगी, जिसको हमने पीछे सीरीन थ्रियोकाइनेज से रिप्रेजेंट किया, ये वही काइनेज डोमेन है जिसको यहाँ पे पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ में इनकी सीडलिंग्स दिखाई और आप देख ही सकते हैं कि इनमें कर्वेचर मौजूद है जो कि शो कर रहा है कि ये जो है वो फोटोट्रोपिज्म के रिस्पॉन्स को जो है वो शो कर रही है। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया कि लव 1 जो था उसको इन्होंने म्यूटेट कर दिया, यानी कि उसको इस तरह किया कि लव 1 को डिसरप्ट कर दिया उसके स्ट्रक्चर को, सिर्फ लव 2 का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहा और वो अपने क्रोमोफोर के साथ बाइंड किया। इवन देन देयर इज नो चेंज और तकरीबन सारी सीडलिंग में यू कैन अगेन ऑब्जर्व द कर्वेचर एंड ऑल द सीडलिंग शो फोटोट्रोपिज्म। जबकि जो दूसरी जो है तीसरा जो केस था उसमें उन्होंने क्या किया कि लव 2 को डिसरप्ट कर दिया, उसको म्यूटेट किया है और लव 1 को जो है LOV1 को रीजन को इंटैक्ट रहने दिया है, जो है नॉर्मल रहने दिया है। तो उसमें आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट आपको सीडलिंग नजर आ रही होंगी कि इन्होंने फिर कोई कर्वेचर जो है वो शो नहीं किया।
तो इससे हमें पता चलता है, ये जो पिछली स्लाइड थी, कि लव टू डोमेन इज मोर इम्पोर्टेंट। और उसकी एक रीजन ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि इसके बिल्कुल साथ जो है ना ये काइनेज डोमेन है, अभी सिग्नलिंग में भी आप इसका रोल देखेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस कि इसके नेबर में ये मौजूद है और मेनली सिग्नलिंग में ये पार्ट प्ले करती है काइनेज डोमेन जो है, दैट इज व्हाई इट्स वन ऑफ द रीजन कि लव टू डोमेन इज मोर इम्पोर्टेंट इन इट्स स्ट्रक्चर रादर देन लव वन। देन ब्लू लाइट के जरिए फिर कंफर्मेशन चेंजेस कैसे आती हैं और वो किस तरीके से काइनेज डोमेन को अनकेज करती हैं फोटोट्रॉपिन के डोमेन को, और फिर उससे ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये आप उसके सिग्नलिंग में के जुमरे में ला सकते हैं। और ये मैं इस डायग्राम से आपको समझा देती हूँ कि जब हम कहते हैं कि जो है वो ब्लू लाइट जब नहीं होती और ये ब्लू लाइट की एब्सेंस में जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली कुछ इस तरीके से होता है कि लव वन डोमेन, देन लव टू डोमेन, और ये जो जे शेप अल्फा हेलिक्स, उसके बाद जो रीजन है, और उसके बाद ये रीजन, ये देखें ये लूप के जरिए कनेक्ट होकर काइनेज डोमेन के साथ अटैच है। और ये काइनेज डोमेन लव टू के बिल्कुल पैरेलल नीचे आई हुई है और उसके साथ आके जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद जब ब्लू लाइट आती है तो एक्चुअली वो कहती है कि ये जो लूप है एक्चुअली वो इसको स्ट्रेट कर देती है, इस लूप को खोल देती है, जिसकी वजह से ब्लू लाइट की वजह से एक तो ये कि जो इसके क्रोमोफोर रीजन है वो उनकी फास्फोराइलेशन को भी आप देख रहे हैं, लेकिन ये फास्फोराइलेशन तब पॉसिबल होती है जब ये लूप खुलेगा। और ये लूप तक कब खुलेगा, जब ब्लू लाइट जो है वो आएगी और ब्लू लाइट की वजह से ये लूप ओपन हो जाएगा, काइनेज डोमेन को ये लव टू से सेपरेट कर देगी और उसकी वजह से आप यूं समझ लें कि ये इसके स्ट्रक्चर को अलाउ कर देगी कि वो मल्टीपल जगहों पे फास्फोराइलेशन, ऑटो फास्फोराइलेशन को करवा सके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर, देन ब्लू लाइट, एंड देन फिर अनवाइंडिंग या आप यूं कह लें कि ओपन हो जाना इसके हेलिक्स का, एंड देन फिर इसका सेपरेट होना, और तीसरे स्टेप में आप कह सकते हैं कि ऑटो फास्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स। काइनेज डोमेन बजाते खुद भी इसमें इन्वॉल्व है, एंड टर्मिनाई का एंड भी इसमें इन्वॉल्व है, और ऊपर भी आप मल्टीपल जगहों पे फास्फोराइलेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर यही फास्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ द प्रोटीन फोटोट्रॉपिन जो है, ये फिर हम कहते हैं कि दिस इज द एक्टिवेटेड फॉर्म, और ये फिर रिस्पॉन्सेस को जो है वो शो करवाएगी। और अगर दोबारा जब हम इसको डार्क पीरियड दोबारा से देते हैं तो फिर इसकी डिफास्फोराइलेशन हो जाती है, और फिर दोबारा से ये काइनेज डोमेन दोबारा से इसके साथ आके लग जाती है, और ये हेलिक्स जो है वो दोबारा से आप कह लें कि कंडेंस हो जाती है, और दोबारा से इसके साथ जो है वो पैरेलल आके जुड़ जाती है, जिसकी वजह से यूं समझ लें कि वो केज में जकड़ी हुई है। और ये जो पीछे हमने वर्ड यूज किया था ना कि ब्लू लाइट इंड्यूसेस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस दैट अनकेज, यानी कि काइनेज डोमेन को अनकेज करवा रही है, वहां से छुड़वा रही है, ताकि जब वो अनकेज होगा तभी वो ऑटोफॉस्फोराइलेशन करवाएगा, और तभी हम कहेंगे कि फोटोट्रॉपिन जो है वो अपना कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो है वो दे सकता है। नाउ फोटोट्रॉपिन से होने वाले रिस्पॉन्सेज को कुछ को हम देख लेते हैं, जैसे हमने क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम में भी देखा। तो फोटोट्रॉपिन का एक तो बात मतलब छोटी सी बात है, इसकी बहुत ज्यादा डिस्कशन जो है वो अवेलेबल नहीं है कि फोटोट्रॉपिज्म के लिए फोटोट्रॉपिन रिक्वायर्ड है, एंड दिस आल्सो रिक्वायर्स द चेंजेस इन द ऑक्सिन मोबिलाइजेशन, क्योंकि ऑक्सिन की जो डिफरेंशियल कंसंट्रेशन है इन द डिफरेंट रीजन्स जो है, दिस विल यू कैन से आप कह लें कि मीडिएट करेगी, फोटोट्रॉपिन के साथ हेल्प करवाएगी फोटोट्रॉपिज्म में। Then phototropins also regulate the chloroplast movement via the F-actin filament assembly. अब ये इस दूसरे फिनोमेनन का जिक्र है कि क्लोरोप्लास्ट जो हैं उनकी मूवमेंट को फोटोट्रॉपिन कैसे रेगुलेट करती है। तो दो इसके बेटा इसके डायग्राम्स है जिनके जरिए ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो सकती है। एक तो पहले इसके तीन फिनोमेनन आप देख लें कि अगर अंडर वीक लाइट इल्यूमिनेशन आप देंगे, वीक लाइट होगी, तो क्लोरोप्लास्ट जो है उनको कहा जाता है कि ये अपर एंड लोअर वॉल पे गैदर हो जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि इसको स्ट्रॉन्ग लाइट देते हैं तो फोटोट्रॉपिन उनको ऐसे मूव करवाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो लेटरल वॉल्स जो होती हैं उन पे गैदर हो जाते हैं। और जब जो अपर एंड लोअर वॉल पे गैदर होना ना, इसको फिनोमेनन को हम कह रहे हैं अकमुलेशन। और जब हम कह रहे हैं कि लेटरल वॉल्स पे वो गैदर होते हैं तो इसको फिनोमेनन को हम कह रहे हैं अवॉइडेंस। और जब बिल्कुल डार्कनेस होती है तो क्लोरोप्लास्ट फिर बॉटम वाले जो सेल का बॉटम है वहां पे वो मूव कर जाते हैं। इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो पता नहीं है, लेकिन ये बिहेवियर हमें पता है कि वीक लाइट होगी तो अपर एंड लोअर वॉल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब वहां पे कम्युलेट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइट में लेटरल वॉल्स पे ज्यादा इनकी जो है वो कंसंट्रेशन हो जाती है, और जो आप कह लें कि डार्कनेस है उनमें ये
लोअर सरफेस, लोअर जो वॉल है उसके ऊपर ज्यादा अकोमोडेट हो जाते हैं। अच्छा, अकोमुलेशन जो अपर एंड लोअर वॉल पे है पीक लाइट में, ये इसको हम अकोमुलेशन भी कह रहे हैं। और ये होती क्यों है? क्योंकि इस तरीके से मैक्सिमाइज करता है प्लांट अपने क्लोरोप्लास्ट को कि वो ज्यादा से ज्यादा उसका एक्सपोजर हो टुवर्ड लाइट, वीक ही सही है लेकिन जहां से आ रही है डायरेक्ट उसके एक्सपोजर में हो। जब हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लाइट में वो साइड इधर उधर हो जाते हैं, साइड वाली वॉल्स पे हो जाते हैं, तो बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग लाइट को अवॉइड कर रहे होते हैं कि वो उनको स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे। आपको पता है ना D1 प्रोटीन जो है फोटोसिस्टम 2 की, दैट इज वेरी वल्नरेबल टुवर्ड जो है लाइट के बाद जो है उसकी डिग्रेडेशन बहुत जल्दी हो सकती है। तो ये अपने आप को अवॉइड करवाए, तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं अवॉइडेंस, क्योंकि वो मिनिमाइज कर रहे होते हैं लाइट की एब्जॉर्प्शन को ताकि उनकी फोटो डैमेज ना हो सके। और डार्कनेस में इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, इसके बारे में अभी स्टडीज जो है वो होना बाकी है। ये उसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है कि डायग्रामेटिकली ये बताया हुआ है कि किस तरीके से जब हम कहते हैं कि लो लाइट है तो ऊपर और नीचे वाली वॉल्स में, हाईलाइट में साइड वाली वॉल्स में, और डार्कनेस में नीचे वाली वॉल्स में जो है ये जो है वो अकोमोडेट कर जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये मूवमेंट करते कैसे हैं, मतलब यहाँ तक ये पहुंचते कैसे हैं। अब इनकी टांगे तो लगी नहीं हुई कि वहां से चल के तो वहां चले जाते हैं, तो फिर फोटोट्रॉपिन जो है वो ऐसा क्या काम करता है कि जिसकी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है वो मतलब मजबूर हो जाएगा कि वो नेक्स्ट मूव करे और आहिस्ता आहिस्ता मतलब मूवमेंट इसकी होती होती जो है फाइनली इनको इस डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द लाइट इंटेंसिटी। तो इसके बारे में बेटा ये वाली डायग्राम है जो कि एक्सप्लेन करती है, जिसमें फोटोट्रॉपिन 1, एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो फोटोट्रॉपिन 1 एंड 2 है इसकी जो लोकेशन है इट इज मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मेनली दीज आर प्रेजेंट। और इसके अलावा फोटोट्रॉपिन 2 का ये ब्लू में दिखाया भी हुआ, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे फोटोट्रॉपिन 1 एंड 2 मौजूद है। उसके बाद फोटोट्रॉपिन जो है उसको क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पे भी, आउटर कवरिंग पे भी दिखाया गया है। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि फोटोट्रॉपिन्स की वजह से ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में जो है क्लोरोप्लास्ट मूव करते हैं, तो उसमें अब क्या क्या होता है बेसिकली एफ एक्टिन जो या एफ आप कह लें कि जिस तरह फिलामेंट्स होते हैं ना जो कि मूव करवाने के लिए यूज हो सकते हैं, ये वो उसी की प्रोटीन आप समझ लें, एफ एक्टिन प्रोटीन। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जगह है वहां पे एफ एक्टिन प्रोटीन की अकमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। और इस एफ एक्टिन प्रोटीन के एक्चुअली कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो हैं दो और तरह की प्रोटीन, वन इज जी एक्टिन एंड द अदर वन इज प्रोफिलिन। ठीक है, प्रोफिलिन जो कि पिंक कलर की शो की गई है और जी एक्टिन जो कि जो है वो येलो कलर की शो की गई है, ये पहले आपस में कंबाइन करेंगी, प्रोफिलिन एक्टिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगी और इसको यूटिलाइज करेगा CHOP1। CHOP1 क्या चीज है ये भी मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। CHOP1 जो है इसको फर्दर इसमें ऐड करवाता रहेगा एफेक्टिन प्रोटीन के यूनिट्स को, और उसके नतीजे में क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में, मतलब जहां से उसने ग्लाइड करना है, जहां से मूव करना है, वहां पे नीचे जो है एफेक्टिन की कंसंट्रेशन जो है वो हाई जाती है। अच्छा, जिस तरफ को मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वहां से न्यू प्रोटीन्स ऐड होती रहती हैं, और जो पीछे वाला हिस्सा है जहां से मूव करके क्लोरोप्लास्ट आगे चला जाता है वहां से ये यूनिट्स जो है वो लिबरेट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वहां से उनकी डिसोसिएशन हो रही है, और जो जिस तरफ डायरेक्शन है मूवमेंट की वहां से उनकी एडिशन हो रही है। सो उसको कहा गया है पॉजिटिव एंड, जहां से एडिशन हो रही है, जहां से डिसोसिएशन हो रही है उसको हम कह रहे हैं नेगेटिव एंड। और बाकी की स्टोरी आपको पता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट फोटोट्रॉपिन एंड CHOP1। CHOP1 जो है वो अब रह गया कि ये क्या चीज है। CHOP1 बेसिकली यू कैन से कि ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि बाइंड करवाती है क्लोरोप्लास्ट एनवेलोप को कि एंड टर्मिनस को, और दिस में भी आप कह लें कि एंकरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्लोरोप्लास्ट को एंकरिंग पर्पस के लिए। ऑल्दो कि इसके साथ ये देखिए ये जो ऐड करवा रही है एफेक्टिन को, तो वो भी इसी की वजह से ऐड हो रहे हैं। देखिए पहले वो येलो कलर के, पीछे से येलो आ रहे थे ना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीन हो रहे हैं, और फिर पीछे से वो डिसोसिएट हो रहे हैं। तो CHOP1 जो है बेसिकली आप यूं कहें कि एक एंकरिंग एजेंट के तौर पे जो है वो काम करती है, जो कि एफेक्टिन फिलामेंट की एडिशन करवाती है ऑन द स्पेस बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ताकि उसके साथ बाइंड कर सके, फिर वहां से ग्लाइड कर सके, उससे वो मूव कर सके। पीछे अगर आप इसको देखें तो ये जिसकी हम बात करें, दिस इज क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजिशनिंग 1 से इसका नाम जो है वो एब्रिविएशन निकला है CHOP1, और दिस कंसिस्टेंट विद द अर्लियर वर्क शोइंग दैट
क्या मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? आ हेलो रही है मैम, आ रही है मैम। आ रही है मैम। तो फिर मुझे सैफ ने मैसेज क्यों किया है? मुझे लगा शायद मैं ऑफलाइन हो चुकी हूँ। ओके, नहीं मैम, आ रही है आवाज। नेक्स्ट क्लास का टाइम तो नहीं हो गया? मैम वो आपने कहा था कि जब मैं फ्री करूंगी डॉक्टर नवीता भी हाँ जी, लेंगे। मैंने सर से कहा था मैं 6 बजे तक फ्री कर दूंगी। मेरे ख्याल 6, हाँ 6 भी बज गए हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, ये Yes. बहुत थोड़ा सा रह गया है। मैं सर को बता दूंगी कि मेरी वजह से आप बिजी रहे, तो बहुत थोड़ा सा आगे है एक पोर्शन। सिर्फ डायग्राम को अगर आप समझ लेंगे तो ये आपके चैप्टर को ये खत्म कर देगा। तो ये चैप्टर 1 की भी हमने बात कर दी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। देन नेक्स्ट है कि स्टोमेटल ओपनिंग जो है ये भी रेगुलेट होती है ब्लू लाइट से, और इसके भी रिस्पॉन्सिबल हैं फोटोट्रॉपिन जो है इसके रिस्पॉन्सिबल है। ये काम वो कैसे करता है कि HATPS से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये पाया जाता है। अच्छा, HATPA में जो है ये आप देखते हैं कि इसकी जरा इसकी शेप को जरा नोटिस कीजिएगा कि एक इसका ये वैसे इस तरह होता तो नहीं, स्कीमेटिक डायग्राम है ये, कि इसका ये एक फ्लिप लाइक ये एक ब्लू कलर का फ्लिप है और उसके साथ ही बिल्कुल पैरेलल एक जो है वो पिंक कलर का फ्लिप है। बेसिकली दीज आर 2 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन जो कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग में जो है वो ओपनिंग से मुराद कि ये अपनी एक्टिविटी को जब परफॉर्म कर रहा होता है तो वो फिर उसको कह लेंगे एक्टिव फॉर्म हो गई उसकी, और क्लोजिंग से मुराद कि जब ये इसके इस लिड को बंद कर देंगी इसी के जरिए, और जब वो प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों हैं क्या? ये जो है, ये जो ब्लू कलर का आपको ये फ्लिप नजर आ रहा है, दिस इज द सी टर्मिनल ऑफ दिस, क्योंकि ये प्रोटीन है ना, HATPase इट्स एन एंजाइम, ये प्रोटीन है, तो इसका ये सी टर्मिनस है। और जो ये पिंक कलर का नजर आ रहा है, दिस इज 1433 प्रोटीन। 1433 प्रोटीन इट्स अ रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कि बहुत सारी, और जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां से ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि और कौन कौन से मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं जिनके अंदर ये 1433 प्रोटीन जो है ये इन्वॉल्व होती है। ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में भी कहीं कहीं मुझे याद पड़ रहा है कि इसका रोल है। तो ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि काफी सारी जगहों पे रेगुलेशन का जो पर्पस जो है वो के लिए इस्तेमाल होती है। तो होता क्या है कि जब हम कहते हैं कि जो एंजाइम है HATPase ये इनएक्टिव है, या इन द एब्सेंस ऑफ ब्लू लाइट या फोटोट्रोपिन की वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो बेसिकली वो इस वक्त इस तरीके से होता है कि इसका जो सी टर्मिनस है इसको वो फ्लिप को बंद कर देता है, और ये जो 1433 प्रोटीन है ये से डिसोसिएट हो जाती है। और जैसे ही सीरीन थ्रियोकाइनिन प्रोटीन काइनेज, जो कि हमने बात की है पीछे, ये फोटोट्रोपिन का ये वाला हिस्सा जिसकी हमने बात की थी कि जिसकी एक्टिविटी जो है ये जब हम कहते हैं कि ये एक्टिवेट होता है तो ये ओपन हो जाता है और ये फास्फोराइलेट हो जाता है। इसी की हम बात करें कि ये जब जैसे ही फास्फोराइलेट होगा उसके बाद इसकी फास्फोराइलेशन से ये देखें ATP यूटिलाइज हो रहा है, फास्फोराइलेशन हो रही है उसकी, और वही हिस्सा वही काइनेज जो एंजाइम है, दिस इज यूटिलाइज फॉर द फास्फोराइलेशन ऑफ द C टर्मिनस ऑफ HATPase एंजाइम, और उसकी फास्फोराइलेशन से नाउ इट इज ओपन, और दिस विल परफॉर्म इट्स ड्यूटी के ये H पॉजिटिव आयन को साइटोप्लाज्म से जो है वो आउटसाइड, यानी कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कह रही हूँ, वो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है कि आउटसाइड ऑफ द सेल जो है सेल वॉल की तरफ जो है ये लिबरेट करेगा। आप जानते ही हैं कि ये यहाँ पे एसिडिक मीडियम मेंटेन रहना जरूरी है, और वो इसकी वजह की एक्टिविटी की वजह से ही होता है। और इनसाइड ऑफ द साइटोसोल जो है वो न्यूट्रल जो है वो pH होती है। तो ये दिस इज हाउ कि किस तरीके से जब लाइट होती है और फिर फोटोट्रोपिन खुद एक्टिवेट होते हैं तो उसकी जो काइनेज डोमेन है वो किस तरीके से ATPase को जो है वो एक्टिवेट करवाती है फास्फोराइलेशन के जरिए, एंड देन फिर वो इस काबिल होता है कि वो ATPase की एक्टिविटी यानी कि हाइड्रोजन आयन को मूव करवाने की एक्टिविटी जो है वो अंजाम दे सके। और डेफिनेटली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दिस विल नॉट हैपन, और ये फिर काम इसका जो है वो रुक जाएगा। और ये कैसे होगा कि फास्फोराइलेशन जो है फास्फेट जो है फास्फेटेज एंजाइम के जरिए के रिमूव हो जाएंगे, लिड बंद हो जाएगा, 1433 प्रोटीन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगी, एंड सो ऑन। इन तमाम की एक्टिविटी से फिर ये जो है वो इसकी हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग which takes place in the cytosol के H पॉजिटिव आयन को तो रिमूव कर दिया है उसने साइटोसोल से इनटू द सेल वॉल, लेकिन H पॉजिटिव आयन क्योंकि बजाते खुद कैटाइन है तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की जो है वो सेल साइटोसोल में कमी हो जाएगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो आप कहने के पोटासियम आयन के जो चैनल हैं, इनफ्लक्स चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, और वो इनवर्ट रेक्टिफाइंग जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा, और वो अंदर फिर पोटासियम की इनटेक जो है वो बढ़ जाएगी। पोटासियम की जब इनटेक बढ़ेगी तो उसके बाद पोटासियम जब आएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड भी अंदर आ जाएगा।
ठीक है, इनसाइड द सेल आ जाएगा। क्लोराइड अंदर आएगा, पोटासियम भी अंदर आएगा, तो जो सेल है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल उसका डिक्रीज हो जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो वाटर विल मूव फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। और ये हम किस सेल की बात कर रहे हैं, ये हम गार्ड सेल में HATPase की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो जब इनसाइड वाटर मूव होगा तो आप क्या समझते हैं कि फिर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट का जो क्लोरोप्लास्ट बोल रही हूँ, जो गार्ड सेल है उसका जो सेल है वो जो पहले फ्लैक्सिड थे, अब वाटर की इनटेक की वजह से वो आप कह लें कि वो टर्जिड हो जाएंगे, और हम कहेंगे कि ब्लू लाइट की वजह से जो स्टोमेटा है वो ओपन हो गए। बेटा उसी की डिटेल है आगे। और उसके बाद एक लास्ट इससे रिलेटेड टॉपिक है फोटोट्रोपिन से रिलेटेड, कि दिस इज द मेन सिग्नल ट्रांसडक्शन इवेंट ऑफ द फोटोट्रोपिन, जो कि मीडिएट करता है स्टोमेटल ओपनिंग को। कुछ के बारे में मैंने भी आपको पीछे बताया भी है। और इसमें जो एडिशनल प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है, प्रोटीन फास्फेटेज। अब मैंने HATPase का रोल तो बता दिया कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है ब्लू लाइट से और फोटोट्रोपिन से। नाउ ये जो मैं बात कर रही थी आपसे कि स्टोमेटा किस तरीके से ओपन होता है, तो उसकी जो समरी है वो यहाँ पे बताई गई है, जिनमें जो है वो सीक्वेंस वाइज आपने चलना है। तो सबसे पहले जब ब्लू लाइट आती है तो फोटोट्रोपिन की फास्फोराइलेशन होती है। अभी आपने जो पीछे से पीछे डायग्राम देखी है कि फोटोट्रोपिन की फास्फोराइलेशन होगी, एंड दिस फास्फोराइलेशन सबसे पहला काम क्या करेगी कि ये एनाइन एस टाइप एनाइन चैनल को जो है वो ब्लॉक कर देगी। एनाइन चैनल कौन से हैं, जो कि क्लोराइड है, नाइट्रेट है, और कहाँ पे ब्लॉक उनको कर रही हैं कि ये स्टोमेटल ओपनिंग की तरफ जो है इसकी मूवमेंट जो है आयंस की, मतलब इसको साइटोसोल से वो बाहर नहीं जा सकते, क्लोराइड एंड नाइट्रेट उनको बाहर नहीं जाने देना। दूसरा काम वो क्या कर रही है कि अपॉन इट्स ओन फास्फोराइलेशन दिस आल्सो फास्फोराइलेट द +1 प्रोटीन। +1 प्रोटीन जो है ये आप कह लें कि तभी फास्फोराइलेट होगी जब वो फोटोट्रोपिन के साथ अटैच होगी, अदरवाइज ये जो है वो आप कह लें कि ये एक्टिव नहीं होगी, और ये इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म में फास्फोराइलेटेड जो है। उसके बाद ये जब दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा फोटोट्रोपिन +1 प्रोटीन का, जो कि फास्फोराइलेटेड भी है एट द सेम टाइम, तो ये एक्टिवेट कर देंगी PP1 PRLS1। इसके दो रीजन्स दिखाए गए हैं, बेसिकली ये इसको जो है वो एक्टिवेट करेगी, इस रीजन को, इसके थ्रू यहाँ ये पहले एक्टिवेट होगा और ये इन टर्न इस हिस्से को एक्टिवेट करवाएगा, एंड दिस इन टर्न विल एक्टिवेट अ काइनेज एंजाइम व्हिच इज स्टिल अननोन, कि जो ये जो HATPase को जो है जिसके ऊपर लिखा हुआ था सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एंजाइम, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर कि ये कौन सा वाला काइनेज एंजाइम है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन होना जो है, डिस्कवरी होना जो है वो बाकी है। तो ये इस पे एक्ट करेगा, इसको फास्फोराइलेट करवाएगा, और वो जो पीछे मैंने आपको बताया है कि फ्लिप जो है वो ओपन हो जाएंगे, 1433 प्रोटीन इसके साथ आके अटैच हो जाएगी, फास्फोराइलेशन हो जाएगी, H पॉजिटिव आयन विल मूव आउटसाइड। फिर मैंने आपसे क्या कहा, फिर मैंने आपसे कहा कि इसके मूव आउटसाइड होने की वजह से पोटासियम की कमी हो जाएगी। तो क्योंकि पोटासियम की कमी क्या होनी है, H पॉजिटिव कैटायन की कमी हो जानी है, और मेनली जो कैटायन रिक्वायर्ड होता है दैट इज द पोटासियम, और वो इनसाइड यानी कि इनवर्ड रेक्टिफाइंग चैनल जो है उसका ओपन हो जाएगा, और साथ में वाटर भी फिर इन पूरे की एक्टिविटी की वजह से एडिशनल थिंग मैंने आपको बताई थी कि क्लोराइड भी इनसाइड मूव करेगा, और उसकी वजह से फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल इनसाइड द गार्ड सेल जो है वो लूज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और ये साथ में ये हाइपरपोलराइजेशन का प्रोसेस भी दिखाया हुआ है। सो दिस ऑल ऑफ द एक्टिविटीज जिसकी वजह से स्टोमेटा अल्टीमेटली ओपन हो जाएंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्लू लाइट। लेकिन इस फैक्टर को भी मत भूलें कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग है उसमें ABA उसको रोकने के लिए तैयार खड़ा होता है, तो ABA को भी जो है ना वो उसके जो किए हुए काम है उनको भी जो है वो रोकना है। यानी कि अगर ABA ने स्टोमेटा को क्लोज रखना है तो वो किस तरीके से क्लोज करवाता है कि वो फास्फोटाइडिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि बेसिकली इस प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट ये एक्टिवेट रहेगी, इन द एब्सेंस ऑफ ब्लू लाइट ABA जो है फास्फोटाइडिक एसिड के जरिए इस प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा, और दूसरा वो ये जो एनाइन चैनल है इसको वो ट्रिगर कर देगा। जबकि ब्लू लाइट में आपने देखा ना उसने इसको सप्रेस करवाया था और इसको एक्टिवेट करवाया था, जबकि ABA जो है इसको सप्रेस कर देगा और इसको एक्टिवेट कर देगा ताकि ये अपना काम कर ले, आयंस बाहर निकल जाएं, और ये इनको कहेगा कि ये इनएक्टिवेट हो जाए ताकि फर्दर जो प्रोसेस है पूरा आगे की जो स्टोरी है वो ना हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोट्रोपिन। इसके बाद बड़ा छोटा सा एक जस्ट 5 मिनट्स की बात है, इसमें ये है रिस्पॉन्सेज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बहुत ही सिंपल है,
आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्सेज जिनको हम कह सकते हैं कि वो यूवी लाइट की वजह से होते हैं, जिनमें जीन रेगुलेशन है, यूवीबी के अगेंस्ट टॉलरेंस प्लांट में है, फ्लेवोनाइड की बायोसिंथेसिस है, हाइपोकोटाइल की ग्रोथ सप्रेशन है, इसको भी कहा जाता है कि ये यूवी लाइट की वजह से होती है, लीफ एपिडर्मल सेल एक्सपेंशन है, और उसके अलावा एंडो रीडुप्लिकेशन इन द एपिडर्मल सेल्स है, स्ट्रोमेटल डेंसिटी है, एंट्रेनमेंट ऑफ द सर्केडियन क्लॉक है, और यानी कि उसकी ड्यूरेशन का कम ज़्यादा हो जाना, एंड इंक्रीज्ड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है। इनके बारे में कहा गया है, 2014 का ये रेफरेंस है कि these are some of the photomorphogenic responses which are because of the which are also because of the UVB, because mostly of these responses we have said कि ये because of the cryptochrome and phototropin and phytochrome की वजह से ये होते हैं। ओके, अब इनका जाते जाते थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आप इसको देख लें कुछ इस तरीके से। ये जो फ्रिल्ड स्ट्रक्चर जो है ये दिखाया गया है, जिसमें 7 लूप्स को जो है इसके दिखाया गया कि 7 लूप्स पे ये मुश्तमिल होता है। यूवीबी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो कि अब्जॉर्ब करने का बाइस है फोटोन को, तो उसका नाम भी यूवीबी प्रोटीन ही रख दिया गया है। तो यूवीबी प्रोटीन का जो है वो स्ट्रक्चर वो दिखाया हुआ है यहाँ पे, और इसको दिखाया हुआ है कि ये 7 लूप्स पे मुश्तमिल होता है। और बेसिकली ये जब हम कहते हैं कि ये जो है, आपने पीछे देखा है कि फाइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम जब उन्होंने एक्टिवेट होना होता है तो वो डायमर बनाते हैं, जबकि ये उसका बिल्कुल उल्ट है। ये जब इसने एक्टिवेट होना होगा तो ये मोनोमर बनाएगा, और जब ये इनएक्टिवेट होगा तो ये डायमर बनाएगा। ठीक है, तो मतलब ये उसका उलट है। ये डायमेरिक फॉर्म में इनएक्टिव है, मोनोमेरिक फॉर्म में ये एक्टिव है, जबकि क्रिप्टोक्रोम फाइटोक्रोम सब जो है वो डायमेरिक फॉर्म में जो है एक्टिवेट होते हैं और डायमर की फॉर्म में, और जब वो मोनोमर होते हैं तब वो इनएक्टिव होते हैं। तो ये एक इसका मेजर डिफरेंसेस है। बाकी ये दिखाया हुआ कि ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, और यहाँ पे ये जो फ्रिल टाइप आपको नजर आ रहा है, ये बता रहे हैं कि ये आपस में स्ट्रॉन्गली बाइंड होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और जब लाइट मिलती है तो बेसिकली ये फ्रिल जो है एक दूसरे से छूट जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है फिर ये मोनोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मोनोमर इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। उसके बाद ये बस ये लास्ट स्लाइड है जो कि इसके उसको रिप्रेजेंट कर रही है स्कीमेटिक पैटर्न को कि किस तरीके से ये काम करवाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि ये डायमेरिक फॉर्म में होती है, तो दिस इज अ डायमेरिक फॉर्म ऑफ UBR8 प्रोटीन। UBR8 प्रोटीन जो है इसका डायमेरिक फॉर्म है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में ये है। जैसे ही इसको यूवीबी लाइट को ऑब्जॉर्व करेगी उसके बाद ये मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगी। सी टर्मिनाई जो है इसके साथ बहुत सारे आगे प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगे, जिनमें COP1 है, SPA1 है, इसके भी सी टर्मिनस के साथ, इसके भी सी टर्मिनस के साथ, और इनको आप यूँ समझ लें कि इनको मोनोमेरिक कंडीशन में रखने के लिए वो मदद देंगी, क्योंकि ये इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। और फिर इनकी वजह से एक्टिवेशन होगी किसकी, जीन्स की, और फिर हम कहेंगे कि यूवीबी का रिस्पॉन्स आ गया। नाउ अगर फर्दर दोबारा से इन्होंने डायमर में कन्वर्ट होना है तो एक अनदर प्रोटीन विच इज नोन एज रप प्रोटीन विल बी रिक्वायर्ड, जो कि इंड्यूस करवाएगी इनकी डिसोसिएशन, स्पा और COP1 की डिसोसिएशन करवाएगी इनसे, और खुद अटैच हो जाएगी, और इसकी अटैचमेंट इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि दोबारा से इसकी डायमराइजेशन हो जाए, एंड देन अगेन इट इज एबल टू absorb the UVB light, and again this whole cycle will operate again and again with the help of in the absence and in the presence of UV light. So this is all about phytochrome, cryptochrome, phototropin, and अब इसमें शामिल कर लें आप UVB light absorbing photoreceptor, जिसका हमने नाम दिया UVR8, जिसका सिग्नलिंग पाथवे जो मैंने लास्ट पे आपको समझाया। तो ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको बंद कर देते हैं, अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अदरवाइज फिर डॉक्टर साहब आपका वेट कर रहे हैं, मैंने उनसे परमिशन ली हुई थी